हेलो हेलो हेलो। आप सभी रामलाल्स को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत है मोशन इन अ प्लेन के 5th लेक्चर में। मोशन इन अ प्लेन के लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया था और जस्ट लेक्चर रिकॉर्ड करने से पहले मैं सोचा प्रीवियस लेक्चर देख लेता हूं, बच्चों ने देखा, डाउट कैसे आए नहीं आए, है ना। तो अभी अभी जस्ट 2 मिनट पहले अंकित वर्मा, सर मेरा मन कर रहा है प्रोजेक्टाइल पे बुक लिख दो। बहुत बढ़िया, जोरदार, लिख दो, है ना। और लिख के मुझे भी भेजना 2-4 पेज, ताकि मैं बाकी बच्चों को दे सकूं, थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। कई बच्चे नोट्स नहीं बना पा रहे हैं ना, भेज देना मुझे। बेटा नोट्स ना किताबों में नहीं, कॉपी में नहीं, यहां बनाए जाते हैं। सर हमारा क्या है सर, 2 महीने बाद हम यहां से निकल जाएगा। बेटा जब यहां चीजें छप जाएंगी ना, तो तुम अपनी लैंग्वेज में भी चीजों को लिख सकते हो। मेरी लैंग्वेज में क्यों लिख रहे हो? फिजिक्स को मेरी बायोलॉजी नहीं है, ये केमिस्ट्री नहीं है, ये अभी समय है। चीजों को फील करो, महसूस करो और दिमाग में छाप लो। और एक बार चीजें तुम्हें समझ आ जाएगी तो अपने लैंग्वेज में लिखो ना, अपनी भाषा में लिखो ना। यार तुम 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे हो, 6th 7th 8th क्लास के बच्चे हो, 9th के बच्चे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। सर हम कंपटीशन मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो साहब उसका टेम्परामेंट भी तो रखो। बहुत बढ़िया बेटा, एकदम ही जोरदार। ईस्ट और वेस्ट और अर्जुन सिंह, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, एमआर सर वेस्ट, पता नहीं क्या लिखना चाह रही है। बढ़िया, मैं नहीं पढ़ पाया सर। मोहम्मद थैंक यू सर, अमेजिंग लेक्चर, पीएचडी इन फिजिक्स। देवाशीष साहो, अंकुश पीएचडी इन फिजिक्स, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पीएचडी इन फिजिक्स। विनीता सर, क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर 3 मीटर आ रहा है, देखते हैं क्या आंसर आएगा। सर पीएचडी इन फिजिक्स, बहुत बढ़िया। 94 क्वेश्चन डन ऑफ दिस चैप्टर, 40 क्वेश्चन इन लास्ट क्लास। कौन है ये? ऐसा खालिद, हाँ, अमेजिंग, वंडरफुल, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। मेहनत करते हैं तो संघर्ष हमें और आपको दोनों को करना है ना, बैठे बैठे रिजल्ट नहीं मिलेगा। 94 क्वेश्चन डन इन मोशन इन प्लेन होना भी चाहिए। जरा मुझे ये भी बता देना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं क्लास में, डीपीपी का छोड़ दो। क्लास में मोशन इन स्ट्रेट लाइन में मैंने कितने क्वेश्चंस कराए, बेसिक मैथ में कितने क्वेश्चन करा दिए, जरा बताना मुझे। और किसी भी चैप्टर में 100-150 से क्वेश्चन कम नहीं कराए। अभी मोशन इन प्लेन तो स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो 9 लेक्चर है इसमें टोटल, और अभी से 100 क्वेश्चन हो गए, होने भी चाहिए थे। क्योंकि मैकेनिक्स 1 का जो पार्ट है ना बेटा, जिसमें हम पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर रोटेशन, ये पार्ट बहुत ही कंसेप्चुअल है। मैकेनिक्स 2 जिसमें हम ग्रेविटेशन, एसएचएम, फ्लूइड, सॉलिड, थर्मोडायनेमिक्स, वेव पढ़ेंगे, वो बहुत इजी है। उसमें फॉर्मूला देखो, याद रखो, सवाल कर लो। फॉर्मूला आएंगे, याद रखो, सवाल कर लो। स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। लेकिन मैकेनिक्स 1 में साफ फॉर्मूले हैं कम, लेकिन सवाल में होते हैं दम। तो सर क्या करें? छोड़ दे सर? आज से 3 महीने बाद बच्चा यही कहता है, जब एग्जाम नजदीक आ जाता है, लास्ट मंथ में या लास्ट के 1-2 महीने पहले, सर छोड़ दे क्या? अरे सर छोड़ दे क्या? सर काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन छोड़ दे क्या? कहा है भाई? तो सर बाकी सब हो गया, वो नहीं हो रहा है। तो बेटा अभी समय है ना, कर लो। बायोलॉजी केमिस्ट्री धोखा है, पढ़ लो। फिजिक्स अभी मौका है। सर ये बात नहीं कहना था आपने, बाकी सब कुछ भी बोल लो, लेकिन ये नहीं कहना था सर। बेटा मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा किसी सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट का कंटेंट अलग है, पढ़ने का तरीका अलग है, और क्वेश्चन अलग तरीके के पूछे जाते हैं। आप सारे सब्जेक्ट को एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकते। आपने तैयारी शुरू करी साहब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को एक ही तरीके से पढ़ना शुरू कर दिया। हाँ तो सर कैसे पढ़ना है? सुनो, स्टार्टिंग से फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री को टाइम देना है। अभी फिजिक्स की अगर बात करूं, टोटल टाइम में से फिजिक्स को जो टाइम देना है वो 50% टाइम देना है, सिर्फ फिजिक्स को। सर अगर हम फिजिक्स को 50% टाइम दे देंगे तो बायोलॉजी को क्या देंगे? बेटा बायोलॉजी को अगर सारा टाइम अभी दे दोगे ना, 2 महीने बाद कंटेंट भूल जाओगे। तो सर हम पढ़े ही नहीं पढ़ना है। देखो आपके पास 2 बहुत ही महाधुरंधर बायोलॉजी के लोग हैं, है ना, तरुण सर द बेस्ट एंड मनीष दुबे सर द लीजेंड। दोनों ही अपने फील्ड में परफेक्ट है एकदम, मतलब एक्सपर्ट बोलना उनकी बेइज्जती होगी, परफेक्ट है। और सच में आप बहुत लकी हैं कि ऐसे लोग आपको पढ़ा रहे हैं। अमित महाजन सर केमिस्ट्री में आए हैं, मैं बायोलॉजी की भी बात कर रहा हूँ, बुरा मत मानो तुम लोग, है ना।
तो वो आपको चीजें सिंपल करके दे रहा है, हाँ सर दे रहे हैं, फिर उसको लो अच्छे से, नोट्स बनाओ अच्छे से, ठीक है, और नोट्स को अरेंज करते चलो और थोड़ा थोड़ा याद करते चलो। जब टेस्ट हो उससे पहले याद करो जो टेस्ट में आ रहा है, और वहां पे जाके घुमेट करके पूरे बायोलॉजी में कलर करके आ जाओ। टेस्ट वाइज अच्छे से प्रिपरेशन करते चलो, अरेंज करते चलो चीजों को कैसे कैसे याद रखना है, ठीक है ना। लेकिन फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में, है ना, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पहले तो लेक्चर देखना है, नोट साथ साथ बनाइए तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना। उसके बाद आपको सॉल्व्ड क्वेश्चन थोड़े बहुत करने पड़ेंगे, चाहे वो नोट्स से ही कर लो, रफ पेज में कर लो, है ना, खुद से ट्राई करो, या कोई भी तुम्हारे पास XYZ बुक है उसके सॉल्व्ड क्वेश्चन थोड़े से करो, फिर आप DPP सॉल्व करो, फिर आपको थोड़े बहुत डाउट भी आएंगे, उस डाउट को क्लियर करो। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें टाइम लगेगा, और टाइम दो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम दो। फिजिक्स को 50% टाइम दो, केमिस्ट्री को 25-30% टाइम दो, है ना। मैं 50% कहने का मतलब एग्जैक्ट 50% नहीं, 40% तो टाइम इसको देना पड़ेगा, 40 to 45% टाइम इसको देना पड़ेगा, है ना। 45%, ये क्या कर दिया मैंने रुक जाओ 45% टाइम देना पड़ेगा, और केमिस्ट्री को फिर आपको टाइम देना पड़ेगा 35-40%, है ना, केमिस्ट्री को। बचा हुआ 20% टाइम बायोलॉजी क्लियर करो। अब जैसे जैसे प्रिपरेशन तुम्हारी आगे बढ़ती जाएगी विथ टाइम फिजिक्स का टाइम डिक्रीज करते जाओ और बायो का टाइम इंक्रीज करते जाओ। लास्ट मंथ में बायो को 60% टाइम देना है, 60% इन बायो, 60%, 50-60% बायो। 60% ज्यादा हो जाएगा सर, बाकी कब पढ़ेंगे? हाँ, मेरा मतलब इंटेंशन समझो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। 50% बायो को टाइम दो, 30% केमिस्ट्री को टाइम दो, 20% फिजिक्स को टाइम दो। क्या बात कर रहे हो सर, फिजिक्स तो हम लास्ट में पढ़ते थे सर। हाँ, फिजिक्स लास्ट में पढ़ना ठीक वैसा ही है जैसे किसी आदमी का जब देहांत हो जाता है तो हम तेरहवीं करते हैं, होता कुछ नहीं है, मन की संतुष्टि बहुत मिलती है कि हाँ जब जिंदा थे तब तो तुमने रिस्पेक्ट किया नहीं, है ना। ऐसा मतलब अदरवाइज मत लेना, मैं वैसे दिमाग में आगे इसलिए बोल रहा हूँ। जब 13वीं होती है तो घर वाले देखते हैं ना, फॉर्मेलिटी करते हैं कि ऐसे दे दो, पंडित जी को दे दो तो उनको मिल जाएगा। उनको मिलता कुछ नहीं है, बस ये मन की संतुष्टि होती है बस। तो जैसे 13वीं में दान देना मन की संतुष्टि है, वैसे ही लास्ट मोमेंट पे फिजिक्स पढ़ना, जब लास्ट महीना बचा हो और फिजिक्स का चैप्टर खोलना या पढ़ना समझना, वो मन की संतुष्टि है, होता कुछ नहीं। देखो सब्जेक्ट का टेम्परामेंट अलग अलग होता है। अगर मान लो कि तुमने बहुत अच्छे से पहले फिजिक्स पढ़ लिया, समझ लिया, कंसेप्ट अच्छे हो गए, और लास्ट मंथ में बिल्कुल फिजिक्स मत पढ़ो, थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला याद करो, रोज 1 घंटा बिल्कुल फिजिक्स मत पढ़ो। अगर तुम्हारे 150 आने होंगे ना तो तुम्हारे आ जाएंगे 130, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स में एक बार कंसेप्ट समझा हुआ जल्दी निकलता नहीं दिमाग से। बायोलॉजी में एक बार याद कर लोगे, फिर 2 महीने बाद अपने आप 20 दिन बाद भूल जाओगे। तो लास्ट मंथ में बायोलॉजी और बायोलॉजी रटो, खूब सवाल करो, सारे जो बैकलॉग है ना बायोलॉजी के, मतलब चीजें भूल गए हो वो वाला सब कवर कर लो। बायोलॉजी में अब आज रटेंगे 2 महीने बाद भूल जाएंगे, लेकिन फिजिक्स एक बार अगर दिमाग में बैठ गया ना तो कभी नहीं भूलोगे। तो थोड़ा टेम्परामेंट अलग होता है पढ़ने का, लेकिन ऐसा भी मत करो कि साहब बायोलॉजी को इग्नोर कर दिया, सिर्फ फिजिक्स ही कर रहा है। ऐसा नहीं करना, है ना। कम से कम बायोलॉजी फिजिक्स पढ़ते समय इतना मन में क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि बायोलॉजी केमिस्ट्री की बात होगी तो तुम कवर कर लोगे। ऐसा नहीं कि उसको नल कर देना, जीरो कर देना। उसको अच्छे से क्लास लेना है, नोट्स बनाना है, DPP सॉल्व करना है और एग्जाम देना है, सिर्फ वहीं तक रहेगा। इसमें प्रैक्टिस बढ़ा दो, फिजिक्स में थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ा दो, चीजों को फील करो, सीखो, और अभी समय है। और सुनो, ये बात सुनो, मैंने भी बोला है ना कि पढ़ लो फिजिक्स, मौका है, सच में मौका है, फिजिक्स पढ़ लो। अगर तुम्हें लग रहा हो कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री सिलेक्शन कराता है ना, तो गलत है ये। हाँ गलत है ये, नहीं कराता। सर हमने तो जाना है, सुना है कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री सिलेक्शन कराता। सुन मेरी बात, अगर मैं आप सबसे पूछूं ना कि बताओ फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है आपका, तो आप में से 90% बच्चे जवाब देंगे सर बायोलॉजी और फिर केमिस्ट्री। बढ़िया है सर, और फिर केमिस्ट्री में स्पेशली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तो मेरा तगड़ा है सर, और बायोलॉजी तो सुपर है सर। लेकिन सिलेक्शन तो 4% बच्चों का होता है। सच बात है ये,
वो 4% कौन से होंगे? जिनका बायोलॉजी के साथ फिजिक्स भी अच्छा हो। बायोलॉजी के साथ फिजिक्स भी अच्छा होगा, समझ रहे हो? तो जरूरी है, पेज को पढ़ना जरूरी है। समझ में आया कि नहीं है? नेक्स्ट, ये मुझे लाइन थोड़ा अच्छा लगा इसलिए मैंने लिख दिया यहां पे, सपने पूरे नहीं हो रहे हैं तो मत होने दो, मंजिल नहीं मिल रही तो मत मिलने दो। सपने पूरे नहीं हो रहे मत होने दो, मंजिल नहीं मिल रही मत मिलने दो। आपका हौसला और इरादा कोई आपसे नहीं छीन सकता। एक दिन यह आपको और भी बेहतर मंजिल तक पहुंचाएगा। कई बार इंसान ना 10 दिन मेहनत करता है, कई बार मेरे पास मैसेज आते हैं, सर मैं 10 दिन से खूब पढ़ रहा हूं, मेरे नंबर नहीं आ रहे। अरे नहीं आएगा। सर मैं 10 दिन से खूब कोशिश कर रहा हूं, सर फिजिक्स समझ नहीं आ रहा। नहीं आएगा, नहीं आएगा। अगर 10 दिन मेहनत करने से किसी को फिजिक्स समझ आ जाती तो आज सदियों से यह नहीं कहा जाता कि बायोलॉजी वाले बच्चों का फिजिक्स कमजोर होता है। 15 दिन अगर फिजिक्स पे 5-5 घंटा 8-8 घंटा मेहनत करके किसी को 100% फिजिक्स समझ आ जाता तो यह नहीं कहा जाता कि फिजिक्स से सिलेक्शन रुक जाता है। किसी को 1 महीने फिजिक्स पढ़ के अगर फिजिक्स समझ आ जाता तो यह नहीं कहा जाता कि बायोलॉजी वाले बच्चों का एवरेज मार्क्स नीट में 40 होता है। हां, नीट में फिजिक्स का एवरेज मार्क्स जो होता है ना 30-40 होता है। 30 नंबर से 40 नंबर तक सारे 90% बच्चे निपट जाते हैं। साल भर पढ़ के 40% नंबर नहीं आते बच्चों के, 40 नंबर नहीं आते बच्चों के, 20% 25% नंबर नहीं आते बच्चों के। इतना आसान होता तो हिम्मत रखो भाई, इतना ही आसान होता तो सब डॉक्टर बन जाते ना, सब कोई कर लेता ना। हिम्मत रखो, मेहनत करो, लगातार करो, नहीं मिलेगा रिजल्ट। मैंने कई बार आपको समझाया है कि रिजल्ट और आपके मेहनत, टाइम जो आप मेहनत पे एक्सपेंड लगा रहे हो उसके बीच का ग्राफ ऐसा बनता है। लगेगा कि सब मेरा मेहनत बेकार जा रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। अचानक से जब मिलना शुरू होगा ना तो तुम्हें लगेगा कि अच्छा मेरे नंबर है क्या, सर मुझे इतना समझ आता है क्या। हां, टाइम लगता है बेटा, समझ में आया कि नहीं है? टाइम लगता है इस केस में। तो आप हिम्मत रखिए, हौसला बहुत जल्दी अपना खोने मत दीजिए। रिजल्ट नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, कम से कम 4 महीने ढंग से पढ़ो तो सही। पहले रिजल्ट इतनी आसानी से थोड़ी ना मिल जाता है। चलिए, तो आज का हम गोल के बारे में बात करते हैं। गोल कहां गया हमारा? हाँ, गोल हमारा टुडेज गोल ये रहा, क्वेश्चन ऑन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन हमने पहले भी पढ़ा था। आज के लेक्चर में थोड़े बहुत केसेस और भी देखेंगे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन भी हम आज करेंगे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब किसी हाइट से बॉल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर देते हैं तो इस तरह के पाथ पे पार्टिकल चलते हुए मिलता है, तो वो केस देखेंगे। और लास्ट में मिलेगा आपको मोक्ष इन प्रोजेक्टाइल मोशन। खत्म। इसके बाद तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, लास्ट ईयर क्वेश्चन करने हैं, किसी भी किताब से क्वेश्चन करने, करो, कोई दिक्कत नहीं है। सारा कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर आपको समझ आएगा। ठीक है साहब, चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा, देन फाइंड चेंज इन वेलोसिटी इन कंप्लीट जर्नी। बहुत सही। यह सवाल एआईपीएमटी का है। एआईपीएमटी का है। उन्होंने चेंज इन वेलोसिटी नहीं, इनफैक्ट चेंज इन मोमेंटम पूछा था, तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपन निकाल लेंगे। देखिए, बॉल को u वेलोसिटी एंड थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, u वेलोसिटी एंड थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया। बॉल का पाथ कुछ ऐसा है, बॉल का पाथ कुछ ऐसा है। अच्छा, इमेजिन करो अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं होता है ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होता ही नहीं, तो इस बॉल का पाथ कैसा होता? बताओ। जिस लाइन पे आपने फेंका उसी लाइन पे सीधा चला जाता। ग्रेविटी की वजह से तो थोड़ा नीचे गिरता है। ग्रेविटी अगर नहीं होता तो एक्स का मोशन भी यूनिफॉर्म, वाई का मोशन भी यूनिफॉर्म, ना एक्स में वेलोसिटी चेंज ना वाई में चेंज, तो दोनों कंपोनेंट वेलोसिटी का चेंज ही नहीं होता, तो इस लाइन पे पार्टिकल सीधा जाता हुआ दिखाई देता है। समझ गए आप? हाँ सर, ठीक है। इस पार्टिकल का जो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी है वो होगी यूएक्स और वाई एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी होगी यूआई। सर ये यूएक्स होगा क्या? कंपोनेंट ले लेंगे, कोई खास बात नहीं है। अब जो पार्टिकल यहां पे पहुंचेगा तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इसका मोशन चेंज नहीं होता तो यूएक्स ही रहेगा। वाई एक्सिस के डायरेक्शन में इसका मोशन चेंज नहीं होता, ये यूआई रहेगा। एक बच्ची लिख रही थी, सर बड़ा सरप्राइज हो रहा है मुझे कि आपने बस एक चीज बताया कंसेप्ट मोशन इन प्लेन में कि एक्स और वाई को सिर्फ अलग अलग करके देखो, और सिर्फ उसी को मैं बार बार दिमाग में रख के सवाल कर रहे हूं और मुझे सरप्राइज हो रहा है कि सारे सवाल सॉल्व हो रहे हैं। हाँ, अब ये भी सवाल पूछा, चेंज इन वेलोसिटी इन अ कंप्लीट जर्नी। कंप्लीट जर्नी में वेलोसिटी कितना चेंज हुआ? तो अगर आप u के बारे में सोचेंगे तो u से चला, u से कोलाइड किया, है ना, लेकिन डायरेक्शन अलग है तो वेलोसिटी चेंज हुआ है, स्पीड चेंज नहीं हुआ। जितने स्पीड से फेंका है उतनी स्पीड से कोलाइड किया, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हुआ। अब डायरेक्ट 2D में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ आप निकाल ही नहीं सकते।
सर कैसे निकालेंगे? अब x का और y का अलग अलग सोचिए। अब लिखिए चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी इन x एक्सिस प्लस चेंज इन वेलोसिटी इन y एक्सिस, और देखिए आपका सीधा आंसर आ जाएगा। अब फील करके बताइए कि मुझे फाइनल माइनस इनिशियल लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। फाइनल वेलोसिटी x एक्सिस में ux i कैप, इनिशियल वेलोसिटी ux i कैप। x एक्सिस की वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रही, तो चेंज इन वेलोसिटी x में क्या हो जाएगा? 0। सर y में कितना चेंज हुआ? तो ये ऊपर u sin थीटा और इधर नीचे u sin थीटा। ढंग से डायरेक्शन के साथ लिखेंगे तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा बेटा माइनस u sin थीटा j कैप माइनस इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में बोलो u sin थीटा j कैप। अरे फाइनल माइनस इनिशियल लिखा है, ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये फाइनल वेलोसिटी है। तो अब डेल्टा v का मॉड निकालेंगे तो सिर्फ j कंपोनेंट ही आएगा, डेल्टा v आपका आ जाएगा माइनस 2u sin थीटा j कैप। तो मैग्नीट्यूड इन चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? 2u sin थीटा 2u sin थीटा। अब चेंज इन मोमेंटम अगर आपसे पूछे तो आप लिखेंगे मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू ये वाला चेंज इन वेलोसिटी। बताओ क्या होगा? तो 2mu sin थीटा। AIPMT 14 में ये सवाल पूछा था। सिर्फ x और y के अलग अलग करके सोचेंगे तो आपको ये तो मोशन अंडर ग्रेविटी जैसा लगेगा। मोशन अंडर ग्रेविटी से ज्यादा कहां होगा? x में कोई वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। चलिए पहला पार्ट तो ये हो गया। अब इसके दूसरे पार्ट के बारे में सोचते हैं। एवरेज वेलोसिटी इन अ कंप्लीट जर्नी, एवरेज वेलोसिटी इन अ कंप्लीट जर्नी। कंप्लीट जर्नी में एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? सर कंप्लीट जर्नी में एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? सबसे आसान मेथड बताता हूं। चलिए मैं चाहूं तो इसको लेंथी कर सकता हूं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम लिख सकता हूं। एवरेज वेलोसिटी होता भी है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तुम इससे भी सोचोगे ना तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब यहां से पार्टिकल चला, यहां कोलाइड किया, तो y एक्सिस का टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। y एक्सिस का टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। देखो ना, तो y में एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा 0। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां से चला 0,0 से और कोलाइड किया है r,0 पे, तो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। और x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? r। तो r डिवाइडेड बाई टाइम ऑफ फ्लाइट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो सर टोटल डिस्प्लेसमेंट r डिवाइडेड बाई टाइम ऑफ फ्लाइट लिखो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं लिख सकता हूं r इंटू यू, r बाई यू एक्स। टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या लिखेंगे? तो टाइम ऑफ फ्लाइट याद करो, रेंज जब निकाला था रेंज को लिखा था x की वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को लिख सकते हैं रेंज बटा x की वेलोसिटी। तो r से r कैंसिल होगा, यू एक्स ऊपर चला जाएगा, u cos थीटा इज द करेक्ट आंसर। या अपने तरीके से तुम्हें जो समझ आ रहा है ना वैसे करो, जरूरी नहीं कि तुम यही समझो। तुम निकालो टोटल डिस्प्लेसमेंट, लिख लो टोटल डिस्प्लेसमेंट, r का फॉर्मूला लिख लो टोटल, और बटा टाइम, यहां से यहां तक आने का टाइम क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट से डिवाइड कर दो तो भी u cos थीटा आएगा। ठीक है। अब देखो मेरा एकदम जोरदार तरीका MR स्टार। सर हाई से क्या करोगे? देखो मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं कि अगर एवरेज वेलोसिटी पूछा है तो क्यों ना हम इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें। हम टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम क्यों निकालें? हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का हम लिख सकते हैं ux i कैप और uy j कैप। हमेशा x और y में अलग अलग सोचेंगे। ठीक है सर। और फाइनल वेलोसिटी को हम ऐड कर देते, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? ux i कैप माइनस uy j कैप, क्योंकि नीचे की तरफ है। जब ऐड करोगे, दोनों को ऐड करोगे तो ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये ux प्लस ux बाई 2, तो ये हो जाएगा 2ux बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ux मतलब u cos थीटा इज आंसर। सर लेकिन ऐसा हम कैसे लिख सकते हैं? बेटा हमेशा लिख सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, और यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही तो है जी। जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो 2 पॉइंट के बीच में एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 लिख सकते हैं। एकदम ही चरम सुख की अनुभूति होगी आपको। एक बार मैं बताऊं, एम्स 2000 मैं सवाल इंक्लूड नहीं कर पाया था पीपीटी में। एम्स कई बार चीजें हमें अचानक से याद आती। एम्स 2006 में एक सवाल पूछा था, बॉल इज प्रोजेक्टेड। आप चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं गलत बोल रहा हूं, आप चेक करना, वेरीफाई कर लिया करो बीच में, और मास्टर पे भरोसा मत करो, खुद पे भरोसा करो। ठीक है ना, कंसेप्ट देखना बड़ी जोरदार। बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड u at an angle theta, then find average velocity between point of projection to maximum height।
बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू मैक्सिमम हाइट। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर के मैक्सिमम हाइट के बीच में, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर मैक्सिमम हाइट के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, ये निकालने के लिए सवाल पूछा है। ठीक है बेटा, तो देखिए यहां से बॉल को प्रोजेक्ट किया, ठीक है सर, प्रोजेक्ट किया, कितने वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, यू वेलोसिटी से, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो मेरे से पूछ रहा है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर के मैक्सिमम हाइट के बीच में, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर के मैक्सिमम हाइट के बीच में एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, है ना। जोरदार सवाल बनाया। अच्छा, 4 ऑप्शन भी दिए उसने, u/2 √3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 1, आपको ऑप्शन भी याद है सर, हाँ, u/4 √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। कुछ गलती करूंगा तो ठीक कर लूंगा ना बेटा, क्या चिंता कर रहे हो। u/2 √3 नहीं, u/2 हाँ 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2, 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2, इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए। और कई में u दिया, सिंपल u लिख दिया, 3 sin स्क्वायर थीटा/2 थीटा प्लस 1, कुछ इस तरह के ऑप्शन थे, एग्जैक्ट मुझे इतना याद नहीं है। अब बोला कि यहां से लेके यहां तक एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे। क्या मैं लिख सकता हूं एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर प्लस फाइनल वेलोसिटी वेक्टर बाई 2। अब इसका इनिशियल वेलोसिटी इस लाइन पे है, तो हमें वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको डायरेक्शन के साथ लिखना पड़ेगा। तो हम इसको डायरेक्शन के साथ ना लिख के इसका एक्स कंपोनेंट को हम u cos थीटा i कैप लिख लेते हैं, y कंपोनेंट को u sin थीटा j कैप लिख लेते हैं। हाँ सर लिख लो। तो इनिशियल वेलोसिटी अच्छे से बोलो, u sin थीटा i कैप, यस u sin थीटा i कैप प्लस u cos थीटा j कैप। और फाइनल वेलोसिटी जब यहां जाके निकालोगे तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0, हाँ सर, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, हाँ सर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा ध्यान से देखना, ये u sin थीटा i कैप और ये u cos थीटा j कैप, सॉरी u sin थीटा j कैप आएगा ये, और ये i कैप, u cos थीटा i कैप ना बेटा, इस डायरेक्शन में i कैप, u cos थीटा i कैप, तो u cos थीटा i कैप और u cos थीटा i कैप, यहाँ पे u cos थीटा i कैप, तो ये होगा 2u cos थीटा i कैप। तो आप इसको लिख सकते हो u sin थीटा बाई 2 j कैप प्लस u cos थीटा प्लस u cos थीटा 2u cos थीटा बाई 2, तो ये सिंपल हो जाएगा 2u cos थीटा आई क्या बेटा, 2u cos थीटा बाई 2 से 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा। अब ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी। सर ऑप्शन तो नहीं मैच करा, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक है सर, हम निकाल लेंगे। ठीक है सर, यहां पे एवरेज वेलोसिटी को टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम से भी तो निकाल सकते थे। हाँ, आप एवरेज वेलोसिटी को ऐसे भी निकाल सकते थे, यहां से यहां तक ये टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। सर टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं यहां से यहां तक, तो ये हाइट हो गया h और रेंज हो गया r/2, तो h और r/2 का वेक्टर सम करके ये हाइपोटेन्यूज निकल जाता, फिर टाइम से डिवाइड करो, 1.5 पेज का कैलकुलेशन, और कई जगह सॉल्यूशन यही दिया हुआ है। अब एम्स का सवाल है तो एम्स के सवाल थोड़े से अच्छे होते हैं, कई सवाल के 1.5 2 पेज के सॉल्यूशन होते हैं, इसका भी 1.5 पेज का सॉल्यूशन है। अगर आप टोटल डिस्प्लेसमेंट एक बार ट्राई करना, चलो बेटा कलम चलाने में कभी मत घबराओ, है ना, कलम चलाने में कभी मत घबराओ, कलम चलाओ ना, बीच में नहीं होगा छोड़ देना, है ना, देखना कितना खतरनाक बनेगा ये। सर कैसे खतरनाक, तो देखो ये हाइट के फॉर्मूले में आएगा साइन स्क्वायर थीटा, हाँ सर, इधर आएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, अब उसका स्क्वायर करोगे फिर रूट करोगे, भयंकर बनेगा, साइन का पावर 4 बन जाएगा। 1.5 पेज का कैलकुलेशन है, इससे 6 लाइन का कैलकुलेशन है, और इसका MR स्टार सीधा देख के आंसर बता देगा। क्या बात कर रहे हो सर, आप धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हो। MR स्टार देख के आंसर बता देगा। कैसे बताओ सर, मजे आएंगे, थोड़ा सा हम भी सीखेंगे। बताओ कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, थीटा एंगल पे। व्हाट इज थीटा, सर थीटा कहां है, थीटा पे प्रोजेक्ट किया है, जनरलाइज थीटा के टर्म्स में आंसर दिया है। अच्छा कितना हो सकता है, सर कुछ भी हो सकता है, थीटा 90 हो सकता है क्या, कैसी बात कर रहे हो सर, थीटा 90 होगा, अगर सीधा ऊपर फेंक दूंगा तो मोशन अंडर ग्रेविटी हो जाएगा, तो होने दो। किसने बोला सवाल में कि थीटा एंगल है जो 90 नहीं हो सकता है, ऐसा लिखा है क्या, वो तो लिखा है ना कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, तो थीटा कैन बी एनीथिंग, इफ थीटा कैन बी एनीथिंग, इफ थीटा कैन बी एनीथिंग, तो थीटा 90 हो सकता है। और थीटा अगर 90 होगा तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, सर एवरेज वेलोसिटी मोशन अंडर ग्रेविटी की तरह हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर, अगर थीटा 90 होगा ऊपर इनिशियल वेलोसिटी u, और मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी 0, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट के बीच में आप एवरेज वेलोसिटी लिखोगे 0 प्लस u/2, मतलब u/2 आंसर आना चाहिए।
अगर थीटा को 90 रखूं तो u/2 आंसर आना चाहिए, और जिस ऑप्शन में u/2 आएगा वही सही होगा, जिस ऑप्शन में u/2 आएगा वही सही होगा। अब तुम ये नहीं कह सकते मैंने बेसिक से नहीं करा है, एक लाइन लिख के नहीं करा है, सब करा है। कैलकुलेशन थोड़ा मैग्नीट्यूड तुम भी तो निकालो, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आपको मैंने सिखाया है, ठीक है। अब देखिए 90 रखते हैं, तो यहां पे 90 रखें। जैसे आप यहां पे 90 रखेंगे, देखिएगा ध्यान से, तो ये साइन 90 क्या हो जाएगा 1, 3 + 1 क्या बन जाएगा 4, 3 + 1 हो जाएगा 4, √4, ये 2 से 2 कैंसिल आएगा, u हो रहा है, आंसर नहीं आएगा। एक मिनट, यहां पे u/4 लिखो, थोड़ा सा ऑप्शन, एक ही ऑप्शन सही था वहां पे, है ना, देखते हैं। यहां पे 90 रखो, cos 90 क्या हो जाएगा सर, cos 90 तो 0 हो जाएगा। अगर cos 90 हो गया तुम्हारा 0, cos 90 0, तो बचेगा √1 मतलब 1, u/4 गलत हो गया। यहां पे रखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 90 डिग्री पे sin 91, 1 का होल स्क्वायर 1, 3 + 2 5, √5/2 गलत हो गया, ये सही आ रहा है। √3 sin² θ + 1, 3 sin² θ + 1, 3 sin² θ + 1। एक मिनट, नहीं, मैं थोड़ा सा भूल गया हूं, रुक जाओ, मैं ऑप्शन बना देता हूं ढंग से। ये साइन वाला टर्म नहीं आएगा, साइन वाला टर्म नहीं आएगा, रुको, कॉस वाला टर्म आएगा, ये आएगा। तो इसको 90/1/2 यहां पे ये आंसर आएगा तुम्हारा। वहां पे मुझे याद है, तुम सर्च करके गूगल करके देख सकते हो, ये क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा। ये गलत होगा, ये सही होगा। सर हम कंफ्यूज हो गए सर। बेटा इतनी जल्दी कंफ्यूज काहे हो जाते हो, घबराने की जरूरत नहीं, मैं फिर करके दिखाता हूं, मैं आंसर ही निकाल देता हूं। एवरेज वेलोसिटी होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2, यही होता है। अब हमें इनिशियल वेलोसिटी लिखना है, इनिशियल वेलोसिटी होगा u sin थीटा j कैप प्लस u cos थीटा i कैप, u cos थीटा i कैप। फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे, फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि आपको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट के बीच एवरेज निकालना है। सिर्फ u cos थीटा i कैप बनेगा, तो यहां पे सिंपल 2 लगा दो, i कैप हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब यहां से मैग्नीट्यूड देखना है, तो एक काम करो u/2 कॉमन ले लो, u/2 कॉमन ले लो, ठीक है। तो अंदर में बचेगा तुम्हारा sin थीटा j कैप प्लस 2 cos थीटा i कैप, ये तुम्हारा हो जाएगा v एवरेज। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो u/2 तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है, इसको रहने दो, √x कंपोनेंट का होल स्क्वायर, x में क्या है सर, x में 2 cos थीटा है, तो लिखो 2 cos थीटा हो जाएगा, 4 cos² थीटा प्लस sin² थीटा प्लस sin² थीटा। मुश्किल सवाल है बेटा, कैलकुलेशन होगा इसका, u/2 √4 cos² थीटा प्लस sin² थीटा। इसको आप लिख सकते हो 3 cos² थीटा, सर एक कम कर लिया आपने, तो 1 प्लस cos² थीटा लिख लेता हूं, 4 cos² थीटा हो गया, देखो cos² थीटा प्लस 3 cos² थीटा, 4 cos² थीटा प्लस sin² थीटा, तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या बनेगा 1 बन गया। तो ये आ जाएगा तुम्हारा u/2 √3 cos² थीटा प्लस 1। ये है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। अब देखो u/2 √3 cos² थीटा प्लस 1, इसको लॉजिकली अब सोचो, इसको लॉजिकली सोचो, MR* का फील दिलाता हूं मैं। MR* बहुत एप्लीकेबल है सर, हम भूल जाएंगे बेटा, ये बेसिक फिजिक्स है, इसको आप जब प्रैक्टिस में लाओगे ना, तो तुम्हें ऐसा अभी लग रहा है कि एक क्वेश्चन के लिए एक MR* बता रहा हूं मैं, अभी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि सर एक क्वेश्चन का एक MR* बता रहा हूं, आगे जाके ना तुम फिजिक्स से खेलना शुरू कर दोगे, और तब तुम्हें लगेगा कि यार ये तो हर सवाल के लिए एक सोच है, बस एक छोटा सा सोच। क्या सोच? तो इसको कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू, हर जगह ये अप्लाई होगा। कैसे सोचो, मैं कह रहा हूं कि अगर थीटा 90 होता तो क्या होता, इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 90 डिग्री, तो ये तो मोशन अंडर ग्रेविटी हो जाता, और मोशन अंडर ग्रेविटी में आप एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0/2, तो क्या आएगा u/2। तो देयर मस्ट बी एवरेज वेलोसिटी इज u/2, एवरेज वेलोसिटी u/2 होना चाहिए। और इस 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में वेरीफाई हो रहा, तो आप इस ऑप्शन में देखेंगे तो नहीं हो रहा, देखिए कहीं हो तो नहीं रहा। ये 90 डिग्री रखेंगे तो 3 + 1 4, 4 √4 2 से 2 कटेगा, u आ रहा, u/2 आना चाहिए। इसमें देखिए cos 90 0, ये √1 is 1, u/2 आ गया, सही है, ये सही आ रहा। ये गलत आ रहा क्योंकि √5/2 आ रहा, ये भी गलत आ रहा। ये आप गूगल करके देख लेना, ये लॉजिक लगाना, तुम्हें मजा आ जाएगा सवाल में, ठीक है ना। लास्ट थर्ड क्वेश्चन, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज नथिंग बट फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू होता है dp/dt, फोर्स इज इक्वल टू होता है dp/dt, कोई खास बात नहीं है। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो आंसर क्या होगा mg। तो सर मैं हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे mg, कहीं भी देखोगे तो a mg ही आएगा,
हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे देखो या कहीं भी देखो mg ही आएगा। समझ आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बॉल इज प्रोजेक्टेड एट टू डिफरेंट एंगल अल्फा एंड बीटा। बॉल इज प्रोजेक्टेड एट टू डिफरेंट एंगल अल्फा एंड बीटा हैविंग सेम हाइट। अरे यार, हैविंग सेम रेंज। सेम स्पीड, सूखा नशा करके टाइप किया, कोई बात नहीं, छोड़ो। बॉल इज प्रोजेक्टेड एट टू डिफरेंट एंगल अल्फा एंड बीटा हैविंग सेम स्पीड देन थीटा। अरे भाई क्या टाइप कर दिया यार, क्लास का टेम्परामेंट खराब कर देते हैं ये। देखो, बॉल इज प्रोजेक्टेड एट टू डिफरेंट एंगल अल्फा एंड बीटा, देन फाइंड h1 by h2 if alpha plus beta is 90 degree. If alpha plus beta is 90 degree. If alpha plus beta is, दो क्वेश्चन को मिला दिया उन्होंने, दो क्वेश्चन को क्या कर दिया, समझ गया क्या किया उन्होंने, दो क्वेश्चन को मिला दिया उन्होंने। मैं पूरा क्वेश्चन अच्छे से लिख देता हूं बेटा, तुमको कंफ्यूज नहीं होने दूंगा, चिंता मत करो, तुमको कंफ्यूज नहीं होने दूंगा, अच्छे से लिखता हूं पूरा एकदम। देखो, इफ ball is projected at two different angle alpha and beta have with same speed, having same initial speed, then find h1 by h2 का रेशियो if alpha plus beta is equal to 90 degree, alpha plus beta is equal to 90 degree। ठीक है सर, अब आगे बढ़े। अब देखिए, बॉल को दो डिफरेंट एंगल पे प्रोजेक्ट किया विथ सेम स्पीड, सेम इनिशियल स्पीड से दो डिफरेंट एंगल पे प्रोजेक्ट किया है अल्फा एंड बीटा पे, जहां अल्फा और बीटा का सम 90 डिग्री है। तो ये तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। जब दो डिफरेंट एंगल का सम 90 डिग्री हो और सेम स्पीड से प्रोजेक्ट करे तो दोनों पे रेंज सेम होगा। तो तुम्हें ये पता चल गया सर, दोनों पे रेंज r1 बराबर r2 बराबर r आप लिख सकते हो, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा 90 दिया हुआ है। अब इस पूरे सवाल में कहीं भी नहीं लिखा था कि रेंज सेम होगा, लेकिन आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि अगर अल्फा एंगल पे प्रोजेक्ट किया मैंने u रफ्तार से, देखिएगा प्लीज, अल्फा एंगल पे प्रोजेक्ट किया मैंने u रफ्तार से, और फिर मैंने u रफ्तार ही दिया है और मैंने इसको बीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है। अगर अल्फा प्लस बीटा का सम 90 डिग्री हो जाए, एग्जांपल के लिए जैसे देखो ये 30 और ये 60, एग्जांपल के लिए 20 और ये 70, तो पक्की बात है दोनों केस में रेंज सेम मिलेगा, दोनों केस में रेंज सेम मिलेगा, लेकिन इनका मैक्सिमम हाइट अलग अलग होगा। क्या होगा? मैक्सिमम हाइट इनका अलग अलग होगा। तो वही मैक्सिमम हाइट का रेशियो पूछा है। क्या पूछा है? मैक्सिमम हाइट का रेशियो पूछा है। अब इस सवाल का कैलकुलेशन आप देखो किताबों में, एक पेज का करते हैं, IIT एडवांस 2016 का ये सवाल है। हाँ, IIT एडवांस 2016 का सवाल है ये, देख लीजिएगा। मैट्रिक्स मैथ्स में पूछा था कि अगर दो बॉल को अल्फा और बीटा पे मैंने प्रोजेक्ट किया है ना, जहां पे अल्फा प्लस बीटा का सम 90 डिग्री है, तो h1 by h2 का रेशियो बताइए, r1 और r2 में रिलेशन बताइए, t1 और t2 में रिलेशन बताइए। तो चला फटाफट देखिए बेटा, क्या मैं h1 को लिख सकता हूं r tan अल्फा by 4। हाँ, h और r में तो रिलेशन होता है, इसीलिए रटवाया था मैंने। अब यहां पे u साइन स्क्वायर में खोलोगे मजे नहीं आएंगे। सीधा देखो, h1 बराबर r tan अल्फा by 4, और यहां पे आप r1 लिख नहीं सकते क्योंकि दोनों केस में रेंज सेम है। अब h2 क्या होगा? तो h2 होगा r tan बीटा by 4। बहुत सही। अब h1 h2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो h1 इंटू h2 बराबर, ये दोनों मल्टीप्लाई होके हो जाएगा r स्क्वायर, 4 हो जाएगा 16, ये रहा आपका tan अल्फा। दोनों को मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया, तो h1 h2 ये मल्टीप्लाई होके tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब बीटा को लिख सकता हूं मैं 90 माइनस अल्फा। क्यों सर? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा 90 है, तो बीटा को लिख सकता हूं 90 माइनस अल्फा। तो tan 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा? कॉट अल्फा। tan 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा? कॉट अल्फा। तो ये बनेगा आपका h1 h2 बराबर r स्क्वायर बाई 16 tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा। tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा का प्रोडक्ट हो जाएगा 1, तो ये हो गया 1। तो h1 बाई h2 देखिएगा ध्यान से, h1 बाई h2 इज इक्वल टू हो जाएगा r स्क्वायर बाई 16, तो r को आप लिख लेंगे 4 रूट अंडर h1 h2। तो इस पे कई सारे सवाल आपको मिलेंगे, है ना। आप देख लेना, सॉल्यूशन 1.5 पेज का होगा। बहुत पूरा h का फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सिंप्लीफाई करते हैं, बहुत लेंदी हो जाता है। तभी IIT एडवांस 2016 में पूछा था। आप देखिए यहाँ पे सिंपल ये फॉर्मूला याद रखा था आपने, h बराबर r tan थीटा बाई 4 होता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा, उसमें रेंज r है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बीटा तो भी रेंज r है, तो h1 h2 को मल्टीप्लाई कर दिया, r स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू tan अल्फा, इस टर्म में आ जाएगा, है ना। तो सर क्या
H1/S2 आपसे पूछा था ना, आपने तो H1 इंटू S2 कर दिया। हाँ तो गलत किया सर। क्यों किया? क्योंकि अब मैंने प्रोडक्ट कर दिया, क्योंकि IIT एडवांस में यही पूछा था, H1 इंटू S2 भी पूछा था H1 इंटू S2 भी पूछा था। ये आ गया आपका H1 इंटू S2 क्या आया था? R² 16 है। तो सर H1/S2 भी निकालो, वो भी निकाल देते हैं। H1/S2 अगर करें तो H1 बताओ क्या था? R tan α/4। S2 क्या था? R tan β/4। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो पक्की बात है R से R कैंसिल होगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, हाँ होगा। तो H1/S2 इज इक्वल टू tan अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा को लिख सकते हैं tan 90 माइनस अल्फा। बीटा को क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस अल्फा। अरे क्योंकि अल्फा प्लस बीटा 90 है दादा, तो बीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? यहां पे बीटा को क्या लिख सकता हूं? 90 माइनस अल्फा, और tan 90 माइनस अल्फा होगा cot अल्फा, तो ये cot अल्फा हो जाएगा। H1/S2 इज इक्वल टू tan अल्फा बटा cot अल्फा, एंड 1 अपॉन cot अल्फा tan अल्फा होता है, तो ऊपर जाके tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो H1/S2 आ गया tan स्क्वायर अल्फा। इसको याद नहीं रखना बेटा, इसको बिल्कुल भी याद नहीं रखना, सॉल्व करने का बस तरीका आपको सीखना था। नेक्स्ट देखिएगा, बॉल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u एट एन एंगल थीटा। तो किसी भी t टाइम पे वो एक पोल को क्रॉस कर रहा है, जिस पोल का टॉप का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y है ना। पोल का हाइट हो गया, ये पोल का हाइट हो गया आपका y, ये पोल का हाइट है। देन फाइंड रिलेशन बिटवीन x1, x2 एंड y, है ना। ऐसा है कि बॉल को u से प्रोजेक्ट किया, ऐसे सवाल खूब पूछे जाते हैं कि बॉल को मैंने u रफ्तार से प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल पे, वहां से x1 डिस्टेंस पर एक पोल था, वहां से x1 डिस्टेंस पर एक पोल था। देखो बड़ा जोरदार बना रहा हूं, देखो x1 डिस्टेंस पर एक पोल था, ठीक है। बॉल उस पोल को टच करते हुए उधर गिरा, जो कि पोल से x2 डिस्टेंस पर था। तो इस पोल की हाइट बताइए क्या होगा? इस तरह का सवाल पूछते हैं। पहले सवाल का लैंग्वेज थोड़ा सा अच्छे से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। बॉल को पोल के फुट से मतलब बेस से x1 डिस्टेंस पहले से मैंने इसको प्रोजेक्ट किया विथ स्पीड u एट एन एंगल थीटा। बॉल पोल के टॉप को टच करते हुए पोल के फुट से उस तरफ x2 डिस्टेंस पे गिरा, तो पोल का हाइट बताइए क्या होगा? समझ रहे आप क्या सवाल है? बॉल को u स्पीड से थीटा एंगल में प्रोजेक्ट किया, जो कि पोल के फुट से बेस से x1 डिस्टेंस पे, ये पोल के टॉप को टच करके उस तरफ गिरा, जो कि पोल के से x2 डिस्टेंस पे है। तो बताइए पोल की हाइट क्या होगी? सीधा से पूछ लेते हैं। तो देखो यहां पे पोल की हाइट का, पोल के टॉप का अगर हम कोऑर्डिनेट लिखे तो x, y लिखेंगे। अभी x क्या है? ये 0,0 जहां से फेंके उसको अगर मानोगे तो x है तुम्हारा असल में x1, एंड इसका पोल का हाइट हो गया तुम्हारा y। हाँ सर, इसको लिखने से क्या होगा? इसको लिखने से होगा x और y के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, और वो हमें पहले से याद है। कैसे? तो देखो y इज इक्वल टू, याद करो, x tan थीटा 1 माइनस x बाई आर, यही तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। हाँ सर, तो ये y हो गया आपका हाइट ऑफ पोल। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जमीन से कितना ऊपर है वही तो y कोऑर्डिनेट होता है। ये तो हो गया आपका हाइट ऑफ पोल। हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू इसका x कोऑर्डिनेट हो गया आपका x1। देखो ना, जहां पे y है हाइट, वहां का x कोऑर्डिनेट ओरिजिन से क्या है? x1। ये हो गया आपका x1 tan थीटा 1 माइनस x1 बटा रेंज। तो रेंज क्या होगा? जहां से प्रोजेक्ट किया और जहां पे कोलाइड किया उसके बीच का टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2। ये हो गया तुम्हारा x1 प्लस x2 आंसर। क्या बात कर रहे हो सर, हमें तो लगा था ये सवाल मुश्किल है। नहीं, आंसर आ गया। इसका रेंज क्या डिफाइन होगा? x1 प्लस x2, ये रहा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे बेटा तो बाहर है x1 tan थीटा, यहां पे एलसीएम लोगे तो ये जाएगा x1 प्लस x2 माइनस x1, तो ये बचेगा x2 बटा x1 प्लस x2। एलसीएम ले लोगे तो ये बचेगा तुम्हारा x1 x2 tan थीटा डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2। ये आ गया आपका y, मतलब हाइट ऑफ अ पोल। बहुत इजी सवाल है, बस यहां पे ये समझना था कि हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का हेल्प लेना है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का हेल्प लेना है, ठीक है। चलिए अब फाइनली आते हैं अपने अगले टारगेट पे। बॉल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u एट एन एंगल थीटा, देन फाइंड टाइम आफ्टर विच बॉल विल बी मूविंग परपेंडिकुलर टू द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। ये बहुत जोरदार सवाल है। बॉल को u वेलोसिटी से मैंने प्रोजेक्ट किया, ठीक है। बॉल को जब u वेलोसिटी से एंड थीटा एंगल पे मैंने प्रोजेक्ट किया तो बॉल इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, किसी टाइम के बाद बॉल इस डायरेक्शन में से जा रहा होगा। देन फाइंड टाइम व्हेन फाइनल वेलोसिटी
मतलब किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी टी टाइम पे, उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। सवाल पढ़िए, बॉल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u एट एन एंगल थीटा, देन फाइंड टाइम आफ्टर विच बॉल विल बी मूविंग परपेंडिकुलर टू द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन को थोड़ा ड्रॉ करो जोरदार तरीके से। इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन जोरदार तरीके से ड्रॉ करोगे तो यही आएगा। इसी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है, हाँ सर इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है। अब मान लो बॉल कहीं यहां पे, अब यहां पे इसकी वेलोसिटी इधर होगी, हाँ होगी। अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ करूं, किसे करूं, डॉटेड लाइन से ड्रॉ करूं, ये कैसा डॉटेड लाइन है भाई, इसको मैं अगर डॉटेड लाइन से ड्रॉ करूं तुम्हें ऐसा समझ आएगा कि सर ये एंगल कुछ 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं ये 90 डिग्री पे होगा। सर यहां 90 डिग्री नहीं हो रहा, तो चलो पीछे चलते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम पीछे चल लेते हैं, पीछे चल लेते हैं। इसको देखो यहां पे होगा। अब इस बात को फील करो, अब इस बात को फील करो और बताओ कि यहां पे अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है, यहां पे इसकी वेलोसिटी वेक्टर का ये डायरेक्शन है और ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन, क्या एग्जैक्टली 90 डिग्री हो गया? हाँ, कभी ना कभी वो 90 डिग्री पे होगा। जैसे देखो तुमने थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया? थीटा एंगल पे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया? थीटा एंगल पे। अब इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन धीरे 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 इधर जा रही है, एग्जैक्टली मैक्सिमम हाइट पे, समझना थोड़ा सा, एग्जैक्टली मैक्सिमम हाइट पे और इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में अगर एंगल देखो तो कितना बनेगा? थीटा। कैसे? देखो ये अभी एक्स एक्सिस की तरफ है और ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल देखोगे तो क्या होगा? सर इसको यहां पे शिफ्ट कर दो और ध्यान से देखो तो इसके बीच का एंगल थीटा ही होगा ना। इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है और टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है क्योंकि यू cos थीटा बचता है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे और इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में एंगल कितना होगा? थीटा बनता है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे और इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में एंगल क्या बनेगा? थीटा। अब पार्टिकल को मान लो तुमने प्रोजेक्ट किया है किसी एंगल से, ऑब्वियस सी बात है वो एंगल 90 से तो कम ही होगा, 90 से तो कम ही होगा, तो एंगल मान लो 60 है, मान लो 60 है। तो जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा तो इस वेलोसिटी वेक्टर और इस वेलोसिटी वेक्टर में एंगल कितना बन रहा? 60 डिग्री। अब वो धीरे धीरे और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, तो देखो ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया यहां से बन रहा, और ये देखो तो 60 से और एंगल बढ़ेगा, तो यहां पे लगभग लगभग तुम्हें एंगल कितना बनता हुआ दिखाई दे रहा? ध्यान से देखो तो 90 डिग्री बनता हुआ दिखाई देगा। ये एंगल 60 से बढ़ेगा तो 70 होगा, 80 होगा, कहीं ना कहीं तो 90 होगा। तो कितने देर बाद होगा ये पूछा है। इसको करने के बहुत सारे मेथड हैं। पहला जो मेरा मेथड है, मैं ये कहता हूं कि इनिशियल वेलोसिटी है तुम्हारा ux i कैप, हाँ सर ux i कैप, ये है तुम्हारा uy j कैप, हाँ है, ठीक है, बहुत सिंपल है। जब यहां पे पहुंचा तो इस वेलोसिटी का x डायरेक्शन में तो ux i कैप ही रहेगा। x डायरेक्शन में वेलोसिटी तो चेंज होती नहीं, हाँ सर नहीं होती। वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की तरफ जो वेलोसिटी बचेगा वो कितना बचेगा? तो सर वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हो जाता है टी टाइम के बाद वो बचता है uy माइनस gt j कैप। टी टाइम के बाद जो वर्टिकल वेलोसिटी होगा, अगर इनिशियल वेलोसिटी ui है तो टी टाइम के बाद होगा uy माइनस gt j कैप। तो यहां पे फाइनल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये होगा ux i कैप प्लस uy माइनस gt j कैप, ठीक है सर। अब अगर इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन फाइनल वेलोसिटी के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर किसी टी टाइम पे यहां पे अगर ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। दो ऐसे वेक्टर जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या है? तो लिखो ux i कैप प्लस uy j कैप, ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर हो गया। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर बोलो, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर ये है ux i कैप प्लस uy माइनस gt j कैप, इनका डॉट प्रोडक्ट लो, ये 0 हो जाएगा। तो इनका डॉट प्रोडक्ट लोगे ux i कैप का ux i कैप के साथ, तो i क्या हो जाएगा सर? ux का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक बात है, प्लस i का j के साथ 0 हो जाएगा, खत्म। अब j का i के साथ 0, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट आएगा तो ui का होल स्क्वायर, देखो यहां पे ui और ui का होल स्क्वायर माइनस ui इंटू gt बराबर 0। इसका इन दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ui इंटू gt बनेगा, ठीक है सर। ux का होल स्क्वायर ui का होल स्क्वायर, इस पॉजिटिव रहे तो इसको उस तरफ ले जाओ, तो ये टर्म बनेगा बेटा, देखना ux की वैल्यू रख दो u cos थीटा, इसकी वैल्यू रख दो u sin थीटा, u बाहर चला जाएगा तो यार बनेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा,
इज इक्वल टू यू वाई उधर जाएगा तो यू साइन थीटा इंटू जी टी। बताओ कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अरे यू एक्स को यू साइन थीटा और यू एक्स को यू कॉस थीटा, यू वाई को यू साइन थीटा रख दिया तो ये कट के 1 आ जाएगा। यस सर, तो ये बना यू स्क्वायर बराबर यू साइन थीटा इंटू जी टी। अब देखा यू से यू कटेगा तो यू बचेगा, तो टाइम बराबर आ गया यू बटा जी साइन थीटा, यू बटा जी साइन थीटा, यू डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा, ये टाइम है। अब सबसे पहले इसको तुम एक बात समझो, इसको याद रख लो, याद रख लो, टी इज इक्वल टू यू डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा, इसको याद रख लो। ये वो टाइम है जिसके बाद पार्टिकल अपने इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन से परपेंडिकुलर हो जाता है। क्योंकि एग्जाम में आया तो ये याद रखा हुआ काम आएगा, बार बार रट नहीं सकते। तो सर यहां पे इसको लॉजिक बताओ याद करने का। तो सबसे पहला लॉजिक इसका डायमेंशन टाइम का होना चाहिए, और टाइम फ्लाइट क्या होता है, यू बाई जी, 2u बाई जी। तो देखो ये 2u बाई जी, साइन थीटा नीचे आ गया है। तो सर साइन थीटा नीचे आ गया, इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? थोड़ा फील करो कि क्या ये 90 डिग्री एंगल वेलोसिटी वेक्टर का मैक्सिमम हाइट के बाद ही एग्जिस्ट करेगा? हाँ, तो ये जो टाइम है वो u साइन थीटा बाई जी से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम, अपवर्ड जर्नी का जो टाइम है वो है u साइन थीटा बाई जी। हाँ सर, ये तो सही बात है, तभी तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा बाई जी। यही एक अलग चीज है जिसको हम कहते हैं हमारे स्टार्टिंग सोच कि टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम है u साइन थीटा बाई जी। हाँ है, और उससे बाद ही एग्जिस्ट करेगा, तो ये टाइम इससे ज्यादा होना चाहिए। तो ऊपर का जो साइन थीटा है वो नीचे चिपका दिया बस, तो इससे बढ़ जाएगा। हाँ, क्योंकि साइन थीटा असल में 1 से कम होता है, तो 1 से कम से मल्टीप्लाई करोगे तो कम होगा, और 1 से कम से डिवाइड करोगे तो ज्यादा होगा। सर ठीक है सर, इसको याद तो नहीं रख पाएंगे तो बेकार बात है। हाँ, याद मत रखना, इसको याद रख लेना डायरेक्ट। मैं तो फील दिला रहा था, बस फील दिला रहा था, जरूरी नहीं याद रखना, सीरियसली मत लो। दूसरा फील और दिलाता हूं। अगर मान लो मैंने 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया है, कितने प्रोजेक्ट किया है? 45 डिग्री पे। सर आपने ऐसे प्रोजेक्ट किया, यहां से 45 डिग्री, हाँ यहाँ 45 डिग्री प्रोजेक्ट किया, और इस तरह का पाथ जाके ऐसे यहां पे जब कोलाइड कर रहा हो तो कितना एंगल बनाएगा? 45। तो अब बताओ ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर और इस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। कैसे? तो एक काम करो ना, इस वेक्टर को ट्रांसलेट करके यहां बनाओ तो बताओ जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है उसका लेंथ ये और डायरेक्शन इधर, इसको ट्रांसलेट करके यहां बनाओगे। अरे रुक जा भाई, इसको ट्रांसलेट करके बनाओगे तो एक्स एक्सिस कितना एंगल बनाना था? 45 डिग्री। ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। तो ये कब होगा? सो ये तो टोटल टाइम फ्लाइट के बाद होगा। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि परपेंडिकुलर हो रहा है 2u साइन थीटा बाई जी के बाद, क्योंकि टोटल टाइम फ्लाइट तो यही होता है। हाँ, और परपेंडिकुलर कब होता है? सर परपेंडिकुलर होता है u बाई जी साइन थीटा। तो दोनों टाइम तो बराबर आना चाहिए, क्योंकि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है 2u साइन थीटा बाई जी। हाँ है, टोटल टाइम फ्लाइट क्या है? 2u साइन थीटा बाई जी। 2u साइन थीटा बाई जी के बाद परपेंडिकुलर हुआ है, तो ये तो 2t बराबर u बाई जी साइन थीटा होता है। तो क्या ये दोनों बराबर आएंगे टाइम? हाँ, 45 पे दोनों बराबर आएंगे, देख लो, रखो 45। तो 2u साइन 45 मतलब 1 बाई रूट 2 जी और 1 बाई रूट 2, रूट 2 से 2 कटेगा, बताओ क्या होगा? रूट 2 u बाई जी। यहां पे u बाई जी साइन 45 मतलब 1 बाई रूट 2, रूट 2 ऊपर चला जाएगा, रूट 2 u बाई जी। देखो 45 पे ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ गई। ये फील दिला है, बस फील दिला है कि अगर मैं 45 पे प्रोजेक्ट करूं तो यहीं पे आके ये परपेंडिकुलर हो पाएगा, मतलब टोटल टाइम फ्लाइट के बाद ही परपेंडिकुलर हो रहा है। तो टोटल टाइम फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा बाई जी, और ये है तुम्हारा u बाई जी साइन थीटा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? 45 डिग्री। तो 45 पे दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए थी यहाँ पे डायग्राम के थ्रू, और ये सेम आ रही। जरूरी नहीं इसको लिखना, मैं तो बस फील दिलाया है कि ये टाइम ऑफ फ्लाइट u बाई जी साइन थीटा सही है। इसके डेरिवेशन पे मत जाइए, आप एग्जाम में क्वेश्चन को डिराइव नहीं कर पाएंगे, आपको याद रखना पड़ेगा। आपको क्या रखना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा साहब, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बॉल इज प्रोजेक्टेड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद स्पीड u फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट h। एक h हाइट का टावर बनाते हैं। इस h हाइट के टावर से मान लो तुम अपने छत पे बैठ गए, है ना? कहां बैठ गए साहब? अपने छत पे बैठ गए साहब, और अपने छत पे बैठ के पत्थर मार रहे हो, लेकिन तुम पत्थर कहां फेंक रहे हो? सीधा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u वेलोसिटी तुमने दी है इस पत्थर को। बॉल इज प्रोजेक्टेड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद स्पीड u फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट h। h हाइट के टावर पे बैठ के बॉल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने फेंक दिया। h हाइट के टावर पे बैठ के बॉल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने फेंक दिया। हाँ सर, तो बताइए उसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? अब थोड़ा सा लॉजिकली सोचना, रिस्क नहीं लूंगा मैं, पहले समझा देता हूं। 1D मोशन की 2D मोशन है। सर हवा में फेंक दिया
तो ये बॉल आगे जाएगा u से, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा, इसकी वजह से ये थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकता जाएगा, कहीं यहां पहुंचेगा। एकदम सही। तो 2D मोशन है, हाँ 2D मोशन है। तो 2D मोशन को सॉल्व कैसे करना चाहिए सर? 1D प्लस 1D के कंसेप्ट से। तो आओ यहां पे 1D प्लस 1D का कंसेप्ट बांट देते हैं। 1D मतलब एक्स एक्सिस और दूसरा 1D वाई एक्सिस। अब तुमको यहां में 2 लाइन लिखूंगा और तुम्हें फील आ जाएगा सर रहने दो रहने दो सर रहने दो। और जबकि नॉर्मल हम क्लासेस में पढ़ते हैं तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन मोशन हमें इजी लगता है, और हाइट टू ग्राउंड कहते हैं ये थोड़ा मुश्किल है। अरे काहे कबे कैसे? एक्स और वाई एक्सिस को अगर बांटोगे तो इनिशियल डायरेक्शन में, इनिशियल एक्स एक्सिस में मैंने पूरी की पूरी वेलोसिटीज को u दी है। तो एट t इज इक्वल टू 0, एग्जैक्टली 0 समय पे एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी तुम्हारी u है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के साथ एकदम 0 सीधा फेंका है, तो u इनिशियल वेलोसिटी हो गई। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई सर? u हो गई। एंड वाइट डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी मैंने कितना दिया? 0 दिया ही नहीं, मैंने बॉल को सीधा फेंका है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी वाइट डायरेक्शन में 0 है। अच्छा, एक्स में एक्सीलरेशन 0, एक्स में एक्सीलरेशन ही नहीं है, कोई धक्का या खिंचाव, पुलिंग पुशिंग एक्स में है ही नहीं, तो एक्स में कोई फोर्स नहीं साहब, कोई फोर्स नहीं एक्स में। सर वाई में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, और मैं g को डाउनवर्ड लिखना ज्यादा पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अगर यहां पे मुझे अगर डायरेक्शन को साइन डिफाइन करना हो तो मैं ऐसे डिफाइन करूंगा, आगे की डायरेक्शन पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव, ऊपर निगेटिव लूंगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हो सर, ये अत्याचार क्यों कर रहे हो? एक बात बताओ, ऊपर कुछ होगा क्या? ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा क्या? नहीं, ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर होगी? नीचे होगी। डिस्प्लेसमेंट कहां होगा? नीचे होगा। तो नीचे पॉजिटिव मानना है यार, नीचे पॉजिटिव मानना है यार, नीचे पॉजिटिव मानना है यार। अच्छा सर, नीचे पॉजिटिव मान लिया, नीचे हमने क्या मान लिया? पॉजिटिव मान लिया, ठीक है। तो नीचे के डायरेक्शन में प्लस जी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस जी जे कैप हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस का मोशन कैसा है सर? यूनिफॉर्म। किसी भी इंस्टेंट पे एक्स में वेलोसिटी क्या होगी सर? यू रहेगी। किसी भी इंस्टेंट पे अगर तुम इसका एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वेलोसिटी देखोगे, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वेलोसिटी देखोगे, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में वेलोसिटी देखोगे, एक्स में वेलोसिटी देखोगे, कोलाइड करते समय भी एक्स में वेलोसिटी देखोगे तो क्या होगा? यू। क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई धक्का या खिंचाव नहीं है और एक्स का मोशन बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, तो यू 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 यूनिफॉर्म मोशन है। तो सर एक्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये हम कैसे निकालेंगे? एक्स का डिस्टेंस किसी भी टी टाइम पे, वेलोसिटी अलोंग एक्स इज यू, यूनिफॉर्म है, और टी से मल्टीप्लाई कर दो, टाइम हो गया, यू इंटू टी, यू इंटू टी, कोई दिक्कत नहीं है। मजे आ गए, मजे आ गए। वाइट डायरेक्शन में वेलोसिटी बताओ क्या होगा किसी भी टी टाइम के बाद? तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो सिंपल ये बनेगा जी टी जे कैप। अरे वाह यार, तो टी टाइम के बाद अगर वाइट डायरेक्शन में वेलोसिटी देखा जाए तो जी टी जे कैप। सर वाइट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो लगाओ डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लिख देता हूं यहां पे, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाइट डायरेक्शन में। तो वाइट डायरेक्शन में लगाओगे वाइट डायरेक्शन में लगाओगे तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई 0 है, तो ये बनेगा सिंपल हाफ जी टी स्क्वायर। सर 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 हमको ऐसा लग रहा है, पक्का लग रहा होगा सर, हमको ऐसा लग रहा है कि पहले से ही आसान हो गया। हाँ, पहले मैंने एक्स और वाई दोनों में वेलोसिटी दे रहा था, अब मैं एक्स में वेलोसिटी दे रहा हूं, वाई में वेलोसिटी मैंने दिया नहीं है। एक्स में एक्सीलरेशन नहीं है, वाई में एक्सीलरेशन है। ऐसे सवाल मोशन इन प्लेन के स्टार्टिंग में मैंने कराया था कि ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी एक्स में दिया था और ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन वाई में दे दिया था, और टी टाइम के बाद वेलोसिटी पूछी थी। तो ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी एक्स में है u, और एक्स में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो किसी भी टी टाइम पे उसकी वेलोसिटी वही बनी रहेगी, क्योंकि एक्स में एक्सीलरेशन 0 है, एक्स में चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगा, तो एक्स का मोशन यूनिफॉर्म होगा जैसा पहले से होता आया है। एक्स का मोशन यूनिफॉर्म होगा क्योंकि एक्स में एक्सीलरेशन 0 है। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कुछ है ही नहीं, तो सर ड्रॉप है। वाई डायरेक्शन में तो ड्रॉप का केस है सर, ये ड्रॉप और एक्सीलरेशन जी। हां, ड्रॉप और एक्सीलरेशन जी, मतलब वाई डायरेक्शन में मैंने कोई वेलोसिटी नहीं दिया है। अब तुमको ये निकालना है अगर कि बताओ इसको यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, मतलब मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहता हूं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होगा? सर मोशन इन वाई एक्सिस कंसीडर करो, ओके, मोशन इन वाई एक्सिस कंसीडर करता हूं। लगाओ एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लगाओ यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोलो इनिशियल वेलोसिटी, सर 0 है इनिशियल वेलोसिटी। अब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वाई में बोलो एच, क्योंकि एच हाइट के टावर से मैंने फेंका था, यहां से यहां पहुंचा, सर यहां नहीं पहुंचा, यहां पहुंचा। चलो एक काम करते हैं,
हम यहाँ का कोऑर्डिनेट लिखते तो क्या लिखेंगे 0,h। देखो ना यहाँ पे अगर ओरिजिन मान लूँ मैं, सर ओरिजिन आपने यहाँ माना था यहाँ पे देखो ऐसे समझो कि ये मैंने डायरेक्शन नीचे माना था, ऊपर पॉजिटिव माना था, ओरिजिन ये है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, नीचे पॉजिटिव है ऊपर निगेटिव। तो आप ध्यान से समझोगे तो ऑब्जेक्ट यहां से चल के यहां है, तो ऑब्जेक्ट का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, मतलब नीचे कितना है, हमें बस इस बात से मतलब है और कुछ नहीं, ओरिजिन का ही मत मानो। ये बताओ कि नीचे कितना है, सर नीचे h आया है और नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना तो हाफ GT स्क्वायर, तो T इज इक्वल टू क्या होगा, सो T इज इक्वल टू होगा √2h/g। मतलब तुम बताना चाह रहे हो कि T डज नॉट डिपेंड्स ऑन u, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, नहीं करेगा। और ये पहली बार हुआ है क्या, ये पहली बार हुआ है क्या? कल तुमने जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था क्या उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी दी थी उस पर डिपेंड करा था? एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी दी थी उस पर डिपेंड करा था। सुन यहां पे, अगर तू इसी हाइट से एक बॉल को यू से फेंकता है तो बॉल यहां आके गिरेगा किसी टी टाइम में, ठीक है? और इसी हाइट से बॉल को अगर तू 2u से फेंकता है तो एक्स और वाई का अलग सोचना है यार। तुमने इसको वाई में कितनी वेलोसिटी थी 0, दूसरे बॉल को कितनी दी 0, एक तीसरा बॉल तू और लेता है और इसी हाइट से x से तू इसको 3u से फेंकता है। इन तीनों बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा। क्यों? क्योंकि तीनों बॉल का वर्टिकल वेलोसिटी सेम है, 0 ड्रॉप का केस है। इसको मैंने हॉरिजॉन्टल में दिया u, वर्टिकल में 0, इसका वर्टिकल में 0, इसका भी वर्टिकल में 0। और सुन, टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, कल भी यही समझाया था। एक्स एक्सिस का मोशन और वाई एक्सिस का मोशन सच में अलग होता है, पहली बार नहीं है ये सच में अलग होता है। अगर तुम एक्स में वेलोसिटी ज्यादा दे दोगे तो इसका मतलब है कि आगे ज्यादा दूर तक जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हवा में ज्यादा देर तक रहेगा, हवा में मतलब यहां से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। और नीचे की तरफ आपने इसको वेलोसिटी दिया है 0, इसको भी दिया है 0, इसको भी दिया है 0। फर्क ये पड़ेगा कि इतने ही टाइम में ये कहीं यहां आके गिरेगा और ये 3u दोगे तो यहां आके गिरेगा। लेकिन इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h, इसका भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h, इसका भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, और ये कंसीडर्ड एज अ ड्रॉप इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में ड्रॉप की तरह कंसीडर होगा। पहले का टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरे का टाइम फ्लाइट और तीसरे का टाइम फ्लाइट सेम होगा, तीनों का ही टाइम फ्लाइट सेम होगा। अब जिस टावर से मैंने इसको प्रोजेक्ट किया उसके बेस से जितने डिस्टेंस आगे जाके गिरेगा उसको कहते हैं हम रेंज। सर रेंज कितना हो जाएगा? रेंज होगा x की वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ये तो होगा x एक्सिस के मोशन को क्या लिखोगे, x का डिस्टेंस क्या होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। कितनी वेलोसिटी दी है मैंने x में u, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है इसका, टाइम फ्लाइट है √2h/g। ये रहा √2h/g। मतलब सब इसको आपने फेंका, वेलोसिटी दिया, कह रहा हो वेलोसिटी पे इसका टाइम फ्लाइट डिपेंड ही नहीं करेगा। नहीं, वेलोसिटी पे ये डिपेंड करेगा x की वेलोसिटी पे कि x में कितना दूर जाएगा। देखो बेटा, इसको ज्यादा रफ्तार से फेंकोगे तो ज्यादा दूर तक गिरेगा। ये कितने देर में नीचे आ जाएगा वो x की वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड करेगा? ये दोनों अलग चीजें हैं कि नीचे कितने देर में आ जाएगा और इधर कितनी वेलोसिटी दी है, दोनों अलग है। हाँ, तुम ऐसे फेंको जल्दी आ जाएगा समझ में आया कि नहीं यार? ठीक है। अब किसी भी t टाइम पे अगर तुम वेलोसिटी देखो वर्टिकल डायरेक्शन में तो वो होता है बेटा gt, j कैप, और x की वेलोसिटी u i कैप। तो नेट वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में चल रहा होगा। हाँ, नेट वेलोसिटी वेक्टर इसके मोशन के टेंजेंट डायरेक्शन में होगा। ये मान लो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कुछ अल्फा एंगल पे, तो tan अल्फा कैसे निकालेंगे? tan अल्फा ये ट्रायंगल बन जाएगा। ये वर्टिकल कंपोनेंट यहां बना लो। सर ये लेंथ बड़ा है, ऐसे रफ बनाया था। ये वर्टिकल कंपोनेंट तुम्हारा gt और बेस हो जाएगा u। तो tan अल्फा को तुम लिख सकते हो परपेंडिकुलर gt बटा बेस u। तो कितने टाइम के बाद वो अल्फा एंगल पे चल रहा होगा यहां से निकाल सकते हो। कितने टाइम बाद अल्फा एंगल पे चल रहा होगा? अल्फा एंगल पे चलना मतलब नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन। सर नेट वेलोसिटी कितना होगा? तो नेट वेलोसिटी को किसी भी टी टाइम पे x की वेलोसिटी तुम्हारी u i कैप और y की वेलोसिटी g t j कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, नेट वेलोसिटी आ जाएगा। कितना आसान है साहब, ढंग से सोचो तो ये एक टॉपिक है ही नहीं। ढंग से सोचो तो कोई नया टॉपिक है ही नहीं। ये तो बड़ा आसान था। ये तो ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन से भी आसान है। सवाल देखिए, व्हेन अ पार्टिकल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, देखो पार्टिकल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली with initial velocity u, ठीक है, with initial velocity u, then the resultant velocity of the projectile at any time t is given as, t टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ये होगी। सबसे पहली बात कि
ये इस तरह के पाथ पे जाएगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके वेलोसिटी नेट स्पीड का जो कंपोनेंट आएगा वो हमेशा यू आई कैप रहेगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में सिंपल जी टी जे कैप होगा। क्यों? क्योंकि आप यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। बताइए बेटा, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में मैंने इसको प्रोजेक्ट किया, प्लस ए वाई तुम्हारा जी टाइम टी, तो वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी ये हो जाएगा जे कैप वाला, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी हो जाएगा यू आई कैप। इसका नेट वेक्टर हम निकाल देंगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। कितना आसान है यार, कितना आसान है। तो बताओ क्या होगा? तो ये हो जाएगा यू आई कैप प्लस जी टी जे कैप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा बेटा रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ 30 मीटर पर सेकेंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम सम हाइट, फाइंड द टाइम व्हेन इट इज एट 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। अच्छा, इसने थोड़ा सा कांड कर दिया है। इसने कांड ये किया कि 2 क्वेश्चन को एक ही पे टाइप कर दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरी गलती है, मैंने शायद एक ही पेज पे दे दिया होगा 2 क्वेश्चन। इसको मिटा देते हैं। हाँ, ये इंडिया है, इंडिया का एरोप्लेन है, ये जा रहा है पाकिस्तान में बम गिराने। अभी पाकिस्तान में बम गिरा के आएंगे हम लोग, चिंता मत करिए, लेकिन उससे पहले ये सवाल सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर भी बनना जरूरी है ना। बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एक बॉल को 30 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैंने प्रोजेक्ट किया फ्रॉम सम हाइट, किसी एच हाइट से, फ्रॉम सम हाइट एच हाइट से। फाइंड टाइम व्हेन इट इज एट 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। अब ये बॉल हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर कितने टाइम के बाद चल रहा हो? अब सुनने में लगता है कि भयंकर सवाल है सर, कुछ इस तरह का पाथ पे होगा। इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन किसी टाइम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से 45 डिग्री पे, ये कब होगा? ये कितने टाइम के बाद होगा? बड़ा आसान है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन इसका हमेशा वेलोसिटी इसका यू आई कैप ही रहेगा, जितना फेंका है वही रहेगा सर, 30 आई कैप रहेगा। हाँ, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी इसकी कभी चेंज हो ही नहीं सकती, और वाई एक्सिस की वेलोसिटी होती है हमेशा जी टी जे कैप। अब ये कोई भी वेक्टर या यहां पे वेलोसिटी वेक्टर अगर 45 का एंगल बना रहा, तो सर ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, क्या ऑब्वियस सी बात है सर? इसका ये वेलोसिटी वेक्टर को यहां पे देखिए ध्यान से, अच्छे से बनाता हूं। ये आपका v मतलब जी टी जे कैप, वी वाई मतलब जी टी, इसको मैं यहां शिफ्ट कर दूं, ठीक है, शिफ्ट कर दूं। ये हो गया तुम्हारा वी वाई, ये हो गया तुम्हारा वी एक्स। और जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रहा होता है, असल में जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रहा होता है वही उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन है। तो बोला है कि टाइम व्हेन इट इज एट 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर ये चल रहा है। तो यहां पे आप लिखिएगा tan 45, tan 45 इसके लिए वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स। डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी वेक्टर जितने एंगल पे होगा। तो सर ये तो बड़ा आसान हो गया फिर। हाँ, आसान हो गया। वी वाई बताइए क्या होगा सर? ये जी टी होगा, और वी एक्स क्या है? 30 है, और यहाँ पे एंगल 45, tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो इसको रख देंगे 1 बराबर जी टी बटा 30। तो t बराबर हो जाएगा 30 बटा g की वैल्यू रख दीजिएगा आप 10, तो t बराबर आएगा 3 सेकेंड। और हालांकि मेरे प्यारे रामलाल्स सवाल देख के तुम्हें समझ आ गया हो कि 1 सेकेंड बाद होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी 30 है x में, नेट वेलोसिटी वेक्टर 45 पे होगा, मतलब ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट बराबर होगा, मतलब ये भी 30 होना चाहिए। अब वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने इसको कोई वेलोसिटी दिया नहीं है। नहीं सर, वर्टिकल डायरेक्शन में आपने वेलोसिटी नहीं दिया, हॉरिजॉन्टल में दिया। तो वर्टिकल वेलोसिटी अगर 0 है तो कितने देर बाद 30 मीटर पर सेकंड होता है? 3 सेकंड बाद। तो आंसर 3 है। तो सर ये डायग्राम नहीं बना, नहीं, कंसेप्ट समझ के ये प्रॉपर तरीका है, मैंने पूरा सॉल्व किया बेटा, ठीक है ना। वैसे तुम यहाँ पे डायरेक्ट एमआर स्टार लगाओ तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ड्रॉप ऑब्जेक्ट को जब मैं ड्रॉप करता हूं, इसीलिए मैं कह रहा था कि देखो ड्रॉप वाला केस कितना इंपॉर्टेंट है। ड्रॉप वाला केस कितना इंपॉर्टेंट है, इसको मैं कह सकता हूं कि मैंने ड्रॉप किया है वर्टिकल डायरेक्शन में। अभी 45 डिग्री पे चलेगा तभी जब इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी बराबर हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है? 30, तो वर्टिकल वेलोसिटी बेटा 30 3 सेकंड के बाद ही तो होगा। तो आंसर आ गया 3 सेकंड। आंसर तुम कहाँ यहाँ पे ट्रायंगल बना रहे हो, tan थीटा लिख रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं, करना जरूरी है। चलो अब दूसरा सवाल देखो। दूसरा सवाल ये है बेटा, ये मिटा दो, ये हमने कर लिया। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल ये है कि मैं बम उठाया एक बहुत ही भारी और ले चला पाकिस्तान, पाकिस्तान को उड़ाना है मुझे, और ये रहा भारत पाकिस्तान का बॉर्डर, ये रहा तुम्हारा भारत पाकिस्तान का बॉर्डर, ये रहा बॉर्डर। तू है यहाँ पे पाकिस्तानी, सर हम भारतीय
नौजवान है, नौजवान है, तू अकेला नौजवान है। देख इधर, नौजवान मेरे, देख इधर, ये है, ये बाबू जलेला है ना, पाकिस्तान में, पाकिस्तान। और ये है इंडिया का एरोप्लेन। अब साहब इंडिया का एरोप्लेन लेके मैं चला पाकिस्तान में बम गिराने, और पाकिस्तान में बाबू जलेला के घर पे मुझे बम गिराना है। बाबू जलेला लेक्चर देख रहा होगा, अरे तू दूसरा बाबू जलेला, तेरा भाई है वो, तू नहीं है, तू तो भारत में है ना। तो इस बाबू जलेला के घर पे मुझे बम गिराना है। अब मैं आराम से बैठ गया यहाँ पे, और मेरे एरोप्लेन की जो रफ्तार है वो है 500 मीटर पर सेकेंड, ये MR, और ये हमारे हाथ में एक बम। इसको मुझे पाकिस्तान में जाके गिराना है। अब मैं एरोप्लेन के छत पे बैठा, बम लेके खड़ा हूँ, एरोप्लेन जा रहा है 500 मीटर पर सेकेंड से, मैं यहाँ पे बम लेके खड़ा कि मैं पाकिस्तान में बम गिरा के आऊंगा। ठीक है, अब मैं जमीन से 2000 मीटर की ऊंचाई पे हूं। अब जब मैं बम को ड्रॉप करूंगा तो उस बम का, ये जो है ना बॉल मान लो बम है ये, बॉल का या ऑब्जेक्ट का पाथ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसा होगा अगर मैं उसको ड्रॉप कर दूं तो मैं एक ऐसे जगह से ड्रॉप कर रहा हूं जो रेस्ट में नहीं है, मूविंग है। एरोप्लेन की वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकंड, मेरे वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकंड, मेरे हाथ की वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकंड, मेरे हाथ में बम, उसकी वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकंड आगे। अब मैं ड्रॉप करूंगा तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से बम पहले मोशन में था, मैंने क्या किया कि जस्ट अपने हाथ से उसको छोड़ दिया। पहले वो उस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा था, लेकिन मैं उसको पकड़ के रखा था। अब जैसे ही मैं इसको ड्रॉप कर दूं, इसको रिलीज कर दूं, छोड़ दूं, ड्रॉप कर दूं, तो मैंने इसको मूविंग फ्रेम से ड्रॉप किया है। तो इसके मूविंग फ्रेम के पास होने की वजह से जो वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी कॉपी हो जाएगी 500 मीटर पर सेकेंड, 500 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं बाबू जलेला के मकान को उड़ा देना चाहता हूं तो क्या मैं बाबू जलेला के घर के जस्ट ऊपर जब अपना फाइटर प्लेन लेके जाऊंगा तभी बम को ड्रॉप करूंगा क्या? नहीं, क्योंकि बम एक ऐसे प्लेन में है जो 500 मीटर पर सेकेंड चल रहा है। अगर मैं यहां पे जाके बम गिराऊं तो बम यहां गिरेगा तो सही, लेकिन सीधा नीचे नहीं गिरेगा। ये सीधा नीचे गिरता अगर ये फाइटर प्लेन को मैं यहां पर रेस्ट में ला देता तो ऐसा पाथ होता, लेकिन फाइटर प्लेन बेटा मूविंग है, तो बम को गिराऊंगा ना तो बम का पाथ ऐसा होगा, बम कहीं जाके यहां गिरेगा। तो सर क्या करना चाहिए? तो मुझे वैसे भी पाकिस्तान में घुस के बम थोड़ी ना गिराना है। अगर मैं पाकिस्तान के बाउंड्री के बाहर चला जाऊं, अगर मैं सीमा के अंदर घुस जाऊं, पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुस जाऊं तो मुझे ही उड़ा देगा। तो मैं क्या करूंगा कि पाकिस्तान के बॉर्डर से पहले ही, फील करना बेटा कैसे बम हम गिराते हैं सीखो, पाकिस्तान के बॉर्डर से पहले ही किसी एक्स डिस्टेंस पहले मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा। तो यहां पे जैसे मैं इसको ड्रॉप करा तो इसका कुछ पाथ इस तरह का होगा, और एक्स डायरेक्शन में हमेशा आगे की तरफ 500 मीटर पर सेकेंड से चल रहा होगा। तो कितने डिस्टेंस पहले मुझे इस बम को ड्रॉप कर देना चाहिए, यही सवाल है। कितने डिस्टेंस पहले बम को ड्रॉप कर देना चाहिए? तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं अगर इसको ड्रॉप करूं तो नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। तो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा सिंपल √2h/g। सर यहां पे एक्स की वेलोसिटी पे टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड नहीं करता, तो √2h की वैल्यू 2000 मीटर डिवाइडेड बाई g हो जाएगा 10, 0 से 0 कैंसिल होगा। देखो बेटा √400 मतलब 20 सेकेंड, तो 20 सेकेंड लगेगा बम को नीचे बाबू जलेला के मकान में गिरने में। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। उतने देर में कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बॉल आगे ट्रेवल कर लेगा? तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो बॉल आगे ट्रेवल कर लेगा, ये वाला डिस्टेंस, मैं सीधा ये वाला निकाल लेता हूं। एक्स की वेलोसिटी वो चेंज हो गई नहीं, एक्स में एक्सीलरेशन है नहीं, इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। एक्स की वेलोसिटी 500 मीटर और गुना 20, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 पे 000 है ना मीटर, मतलब ये 1,500 10,000 मीटर हो गया। 10,000 मतलब 10 किलोमीटर। वाह सर क्या बात कर दी, मतलब 10 किलोमीटर पहले बम गिरा दोगे? हाँ, 10 किलोमीटर पहले मैं बम गिराऊंगा तब जाके बम यहां पे आके इसके मकान को उड़ा देगा। क्यों? क्योंकि मैं रेस्ट में नहीं है मेरा प्लेन मूविंग है। मेरा प्लेन कैसा है? मेरा प्लेन मूविंग है। ऐसे सवाल और भी पूछे जाते हैं, जैसे एक मिनट, ये सवाल मैंने ऐसा ही एक और लिया हुआ है जिससे मैं आपको बहुत अच्छे समझा दूं। ये वाला सवाल देखिए। अब बमर लो भैया, MR बमर is flying horizontally with a constant speed of 150 मीटर पर सेकेंड। हाँ लो, ये मैं बमर हूं
और मैं इस बार 150 मीटर की स्पीड से लेके जा रहा हूं। चलो मैं बमर नहीं हूं, मैं बेचारा एरोप्लेन लेके एमआर आ रहा हूं, है ना, बाढ़ राहत कार्य में, और तुम्हारा गांव पानी से डूबा हुआ है। तू यहां पे रामलाल का घर है ना, रामलाल का घर है 3 मंजिला, और रामलाल अपने घर के, चलो 1 ही मंजिला, गरीब रामलाल है बेचारा, गरीब रामलाल है। रामलाल अपने घर पे खड़ा है, कटोरी लेके, बहुत भूखा है, और ये पानी पानी से घर इसका डूबा है। रामलाल बहुत भूखा है, रामलाल का घर पानी में डूबा है। रामलाल बहुत भूखा है क्योंकि रामलाल का घर पानी में डूबा है। इधर से मैं आया एमआर और मैं लाया तुम्हारे लिए खाने के लिए फूड पैकेट। अब मैं फूड पैकेट एरोप्लेन से नीचे ड्रॉप करूंगा। अगर मैं फूड पैकेट एग्जैक्टली तुम्हारे हेड पे ड्रॉप करूं तो फूड पैकेट तुम्हारे हाथ में नहीं गिरेगा, इधर पानी में जाके गिर जाएगा और तुम भूखे के भूखे रह जाओगे। तो बताओ, चलो यहां पे लिख दो एमआर, बमर हटा के लिख दो एमआर। एमआर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद अ कांस्टेंट स्पीड 150 मीटर पर सेकेंड एट अ हाइट ऑफ इतना मीटर। कितने मीटर की हाइट पे हूं? 78.4 मीटर। अब देखो एग्जाम में सवाल ऐसे पूछे जाएंगे। अब तुमसे बोलेगा 78.4, तो 80 मीटर समझना। सर आपने झोल कर दिया 1.6 मीटर का, बेटा झोल करके आंसर तुम्हें आसानी से निकालना सिखाऊंगा, चिंता मत करो। द पायलट हैज टू ड्रॉप अ बम, नहीं, एमआर हैज टू ड्रॉप अ food for a Ramlal at what horizontal distance from the target should her release the bomb। बताओ इस रामलाल से कितने डिस्टेंस पहले मैं फूड पैकेट को गिरा दूंगा। पता नहीं आधा बच्चा इसी में कंफ्यूज, सर हमको तो एक ही चीज कंफ्यूजन हो रहा है सर कि सर सवाल में बम लिखा आप फूड पैकेट गिरा रहे हो। सर ये डाउट क्लियर कर दो, सर ये डाउट क्लियर कर दो कि सवाल में तो लिखा है बमर, फूड पैकेट की बात आप कर रहे हो, सर ये कैसे होगा? सर ये नहीं समझ में आया, बाकी सब ठीक है। अरे बेटा फिजिक्स सीख ले, ये तो बस कहानी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने थोड़ा बता दिया, ठीक है। तो कितने डिस्टेंस पहले मैं रामलाल के घर से कितने डिस्टेंस पहले गिरा दूं, तो सुनना ढंग से। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बोलो कितना है? 150 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान से सुनना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चाहे जितनी भी हो, लेकिन जब मैं बॉल को ड्रॉप करूंगा तो उसका वर्टिकल वेलोसिटी 0 मिलेगा और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 150 मिलेगा। तो सर टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालोगे? √2h/g से। तो टाइम फ्लाइट हो जाएगा सिंपल 4 सेकेंड। कैसे सर? यहाँ पे h को रखो ना 80, निकाला हुआ है, रखो ऐसे, तुम कैलकुलेट करो, 4 सेकंड लगेगा। तो 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा x में? तो रेंज निकाल लो, x की वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। x की वेलोसिटी 150 और टाइम ऑफ फ्लाइट 4, मतलब तुम्हारा हो जाएगा 600 मीटर। तो 600 मीटर पहले मैं फूड पैकेट को गिरा दूंगा, तभी रामलाल के हाथ में जाके मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जोरदार एकदम। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन of coordinate at t is equal to 0 and the moves in a xy plane with a constant acceleration alpha in a y direction. Its equation of motion is this, its velocity component in the x direction is देखो बहुत लंबा चौड़ा सवाल है, स्क्रीन पॉज करके थोड़ा पढ़ लो। ये असल में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे सवाल है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी बॉल को ux वेलोसिटी से थ्रो कर दूं, u वेलोसिटी से थ्रो कर दूं, वर्टिकल वेलोसिटी मैंने दिया है 0, है ना, y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा जी। तो इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दे दिया y इज इक्वल टू बीटा एक्स स्क्वायर। हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें इस केस में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना है। सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बहुत निकालना आसान है, कैसे? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होता है x और y का रिलेशन। तो x का रिलेशन लिखोगे तो सिंपल u इंटू टी होगा। हाँ सर, x का रिलेशन तो ut होता है, और y यहां पे क्या आया था देख लो पीछे जाके, हाफ gt स्क्वायर। तो t की वैल्यू निकाल के बस इसमें रख दो, तो बताओ क्या होगा? y बराबर हो जाएगा हाफ g इंटू टी स्क्वायर, तो t की वैल्यू x/u, तो x स्क्वायर बटा u स्क्वायर, ये आएगा सर। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी y बराबर बीटा एक्स स्क्वायर दे दिया, y बराबर क्या दे दिया? बीटा एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों को कंपेयर कर लो। सर कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर को छोड़ के बाकी जो भी है वो सारा बीटा है। हाँ, तो सारा बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा g बटा, और g का वैल्यू यहाँ पे y एक्सिस में एक्सीलरेशन अल्फा दे दिया, तो इसको अल्फा बोल सकते हैं आप, अल्फा बटा 2u स्क्वायर। u स्क्वायर को यहाँ ले जाइए तो ये हो जाएगा बेटा अल्फा बटा 2 बीटा का रूट, ये होगा वेलोसिटी, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी। यही तो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मेन यहाँ पे निकालना था, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना बड़ा आसान है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने एक्स एक्सिस में u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया तो इस तरह के पाथ को फॉलो करके आएगा। हाँ सर, इस तरह के पाथ को फॉलो करके आएगा। अब तुम्हें एक्स और वाई को अलग अलग डील करना है। तो किसी भी टाइम पे अगर आप यहां से एक्स एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट होगा u इंटू टी, और वाई एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो ये होगा हाफ जी टी स्क्वायर। तो एक्स और वाई का जो रिलेशन होता है उसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो y इज इक्वल टू हाफ
g इंटू टी का स्क्वायर, टी की वैल्यू यहां से लिख सकते हैं x बाई यू, तो x बाई यू का होल स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ g x स्क्वायर बटा यू स्क्वायर। ये है आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का। एक बढ़िया सवाल और है, देखिएगा जोरदार। अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी, बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी रूट अंडर 2gh फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट स्मॉल h, ऑफ हाइट स्मॉल h, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट स्मॉल h। इसको मैंने वेलोसिटी एक्स एक्सिस में ये दिया है बेटा, ये देखो लिखा है बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी रूट अंडर 2gh, with velocity root under 2gh along x-axis। x-axis में कितनी वेलोसिटी दिया मैंने? रूट अंडर 2gh, ठीक है सर। टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट, इट स्ट्राइक द लेवल ग्राउंड थ्रू द फुट ऑफ द टावर एट अ डिस्टेंस x, तो ये फुट ऑफ द टावर से x डिस्टेंस पे स्ट्राइक किया है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू पूछा है। देखो बेटा एक बात बताओ, तुम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चाहे कितनी भी वेलोसिटी दो, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट रूट अंडर 2h बाई जी, ये तो टाइम फ्लाइट का फॉर्मूला है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब भी फेंकेंगे तो टाइम फ्लाइट रूट अंडर 2h बाई जी होगा। हाँ, रेंज तुम्हारा x दे दिया है, x होगा x एक्सिस की वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। x एक्सिस की वेलोसिटी बताइए क्या है? रूट अंडर 2gh, और टाइम फ्लाइट क्या है? रूट अंडर 2h बाई जी। अब दोनों में रूट लगा तो कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4g स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे g से g कटेगा तो ये आ जाएगा। देखो बेटा 4 बाहर जाएगा तो 2 और h बाहर जाएगा तो h, 2h इज योर करेक्ट आंसर। तो रेंज की वैल्यू आ जाएगी 2h, रेंज की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2h। समझ आया बहुत अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं। अ बॉमर भाई साहब ये बॉमर पीछा नहीं छोड़ रहा। प्लेन मूव्स हॉरिजॉन्टली विथ स्पीड 500 मीटर पर सेकंड, बहुत सही, 500 मीटर पर सेकंड से प्लेन चल रहा है। एंड अ बॉम्ब रिलीज्ड फ्रॉम इट, रिलीज का मतलब यहां से ड्रॉप किया, तो बम को ड्रॉप करने से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जितना प्लेन का था इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से उसको उतना मिल जाएगा। एंड अ बॉम्ब रिलीज फ्रॉम इट्स रेस्ट स्ट्राइक द ग्राउंड इन 10 सेकेंड, बहुत सही। ये ग्राउंड पे कितने देर में पहुंचा वो टाइम बता दिया। एट एंगल एट विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड विल बी, कितने एंगल पे ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा। एक बात बताओ, कितने देर बाद ग्राउंड पे पहुंचा है? सर 10 सेकेंड बाद। ये रहा। तो जब ग्राउंड पे पहुंचेगा तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी? तो वर्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला कितने प्यार से मैंने आपको बताया है कि जीटी होता है, तो जीटी मतलब 100 मीटर पर सेकेंड। हाँ, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा जो था वही रहेगा 500 मीटर पर सेकेंड। तो ये पूछा है एंगल एट विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड, इस एंगल पे मान लो स्ट्राइक किया है, तो इस एंगल की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें साफ साफ पता है कि ये वेलोसिटी से स्ट्राइक किया है, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ग्राउंड का मतलब ये ग्राउंड हुआ, तो ग्राउंड से कितने एंगल पे स्ट्राइक किया है अल्फा पूछा है। तो सर कैसे निकाले? काम करते हैं, वी वाई को यहां ले आते हैं, तो ये हो गया वी वाई, देखो ये हो गया तुम्हारा वी एक्स, ये हो गया वी वाई। टैन अल्फा लिखो, टैन अल्फा लिखेंगे सर परपेंडिकुलर बटा बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया तुम्हारा वी वाई और बेस हो गया तुम्हारा वी एक्स। तो टैन अल्फा इज इक्वल टू, बोलो वी वाई बोलो 100 और वी एक्स बोलो 500, 00 से 00 कैंसिल होगा। अल्फा इज इक्वल टू टैन इनवर्स 1/5, अल्फा इज इक्वल टू टैन इनवर्स 1/5, टैन 1/5 नहीं, टैन इनवर्स 1/5। कई बार बच्चा ये पूछता है कि सर आपने टैन अल्फा लिया परपेंडिकुलर ऑन बेस, सर आप इसको भी तो नीचे ला सकते थे, ले जा सकते थे, ले आते हैं। देखिए ये रहा आपका वी एक्स, ये रहा आपका वी वाई। हाँ सर इस वी एक्स को नीचे क्यों नहीं ले आओ, वी एक्स को नीचे ले आओ, ये बन गया वी एक्स। अब यहां से एंगल तुम लोगे कुछ बीटा, लेकिन तुम्हें ग्राउंड से कितने एंगल पे कोलाइड किया वो पूछा है। देखो ना, एंगल एट विच इट स्ट्राइक ग्राउंड विल बी, ग्राउंड ये रहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ग्राउंड, ग्राउंड से कितने एंगल पे ऐसे स्ट्राइक किया। वर्टिकल से एंगल नहीं पूछा, वर्टिकल से पूछता तो लिख देता, ये पूछा ग्राउंड से कितने एंगल पे स्ट्राइक किया। ये
और कितने एंगल पे स्ट्राइक किया मतलब उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन। और वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो देखो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी हमेशा उतनी ही रहेगी और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी इनिशियल मैंने दिया था 0। अरे प्लेन हॉरिजॉन्टल चल रहा है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिलेगा बॉल को, वर्टिकल वेलोसिटी 0। तो टी टाइम के बाद वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगा जीटी के बराबर। टी टाइम के बाद वर्टिकल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? जीटी के बराबर। चलिए, अ बुलेट इज फायर्ड इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम अ टावर while a stone is simultaneously dropped from the same point। एक बुलेट को मैंने फायर किया और स्टोन को ड्रॉप किया, तो हॉरिजॉन्टली फायर किया है और इसको ड्रॉप किया, दोनों सेम टाइम लगेगा नीचे आने में। बुलेट एंड द स्टोन विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। बुलेट एंड स्टोन विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली एक साथ ग्राउंड पे पहुंचेंगे। बहुत मेहनत से बेटा मैंने ये सिखा दिया आपको। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। चलो मजे आएंगे। अब यहां पे थोड़ा सा मुश्किल सवाल पूछ दिया, हालांकि ये नीट में आज तक नहीं आया ऐसे सवाल, लेकिन हम कर लेते हैं, कोई बात नहीं बेटा। सवाल कैसा है ध्यान से देखिएगा। सवाल कुछ ऐसा है, सवाल कुछ ऐसा है, बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर विथ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बॉल को इधर फेंका है 50 मीटर पर सेकंड से एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। देखो ना, बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर विथ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। द हाइट ऑफ अ टावर इज 70 मीटर। हाइट ऑफ अ टावर, इस टावर का हाइट ग्राउंड से 70 मीटर है। आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड द बॉल विल स्ट्राइक द ग्राउंड। आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड मतलब कितने देर बाद बॉल विल हिट द ग्राउंड, मतलब बॉल इस ग्राउंड को हिट करेगा कितने देर बाद, ये पूछा है। मतलब सब ये तो हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। हाँ, वो भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में इसको प्रोजेक्ट नहीं किया, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री ऊपर किया है। कैसे करेंगे सॉल्व? मैं रिस्क नहीं लूंगा, मैं एकदम जोरदार तरीके से तुमको एकदम बेसिक से बताऊंगा, चिंता मत करो। सबसे पहले इस एक्स एक्सिस की वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा? सर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगा इसका 50 का कंपोनेंट 50 cos 30। सर 50 cos 30 हो जाएगा 50 इंटू cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना होगा? सर 50 sin 30। 50 sin 30 इज नथिंग बट 50/2 मतलब 25। sin 30 की वैल्यू होती है 25। अब अगर मैं यहां पे ओरिजिन मान लेता हूं 0,0, ठीक है, नीचे की डायरेक्शन को बोलता हूं पॉजिटिव और ऊपर की डायरेक्शन को बोलता हूं नेगेटिव, यही 0 मान 0,0 मान। अब अगर मैं मोशन को वाईथ डायरेक्शन में कंसीडर करूं, कहां कंसीडर करूं? वाईथ डायरेक्शन में। वाईथ डायरेक्शन मतलब यहां पे, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी और एक्सीलरेशन हो जाएगा नीचे जी। तो s बराबर ut प्लस हाफ at², क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट पता है वाईथ डायरेक्शन में, इसको y एक्सिस में अप्लाई करता हूं। मैंने बोला x और y को अलग अलग देखना। यहां से मैंने ऊपर प्रोजेक्ट किया और फाइनली यहां पहुंचा, तो कितना नीचे आया? तो पार्टिकल कहीं ऊपर गया फिर नीचे आ गया, तो यहां पे फाइनल है और यहां पे इनिशियल है, तो ये हो जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट 70 मीटर। नीचे प्लस लिया इसलिए प्लस 70। वेलोसिटी बोलो, वेलोसिटी हो जाएगा -25 इंटू टी प्लस हाफ जी की वैल्यू 10 इंटू टी²। तो ये कैंसिल करो तो बेटा 5 आ जाएगा, हाँ ये 5, तो ये बनेगा 5t² -25t -70 इज इक्वल टू 0। अब इसको 5 से कैंसिल कर दो आप, तो 5 से कैंसिल करोगे तो ये बनेगा t² -5t और -5 से 70 कैंसिल करोगे तो 12 इज इक्वल टू 0। ये बनेगा कुछ रिलेशन बनेगा आपका t² -5t -12 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे ढंग से आप देखिए ध्यान से, t² -5t -12 इज इक्वल टू 0 सॉल्व करना चाहेंगे तो टाइम को बाइफरकेट करते हैं, है ना, इस हम दो हिस्से में बांटे, तो 4 और 3 में बांटेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे 14 आएगा, सॉरी ये 14 आएगा, आई एम सॉरी भाई साहब, ये 14 आएगा ना यार, 5 से कैंसिल करोगे ये 14 होगा। सॉरी तो 7 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो t² -70 प्लस 2t -14 इज इक्वल टू 0। 7 मल्टीप्लाई 2 -7 मल्टीप्लाई 2 -14 और -7t प्लस 2t हो जाएगा आपका -5t। तो t कॉमन निकालोगे तो t -7 प्लस 2 इंटू t -7 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 7 सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर।
ठीक है, बढ़िया, सॉल्व कर दिया स्टेप वाइज, है ना। और डायरेक्शन साइंस आपको लेना आता है। मोशन को वाई एक्सिस में कंसीडर किया, लिख देता हूं, मोशन इज कंसीडर्ड इन वाई एक्सिस, कंसीडर्ड इन वाई डायरेक्शन, मोशन इज कंसीडर्ड इन वाई डायरेक्शन, मोशन को वाई डायरेक्शन में हमने कंसीडर किया। बढ़िया है, ठीक है, जोरदार है। सर कुछ तरीका बताओ यार, तरीका बता दो। ऊपर 25 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया मैंने, 25 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट करूंगा तो 2.5 सेकंड लगेगा ऊपर जाने में, है ना। छोटा सा एमआर स्टार में यहाँ पे बताता हूँ ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो ऊपर जाने का टाइम होता है u/g, तो ये हो गया तुम्हारा 25/10 2.5। तो 2.5 सेकंड में पार्टिकल ऊपर कहीं पहुंचा है और यहाँ पे रुका है, वाई डायरेक्शन में देख रहा हूँ, और फिर नीचे आया यहाँ तक। तो 2.5 सेकंड तक अगर पार्टिकल चलता है तो कितना डिस्टेंस चलेगा, 1 सेकंड में चलता है 5 मीटर, 2 सेकंड में 20, तो 3 सेकंड में चलता है पार्टिकल 45, तो 45 से 20 के बीच में 25-30 मीटर चलेगा, इससे ज़्यादा क्या चलेगा, 25-30 के आसपास चलेगा। ये तुम्हारा रहा 70, और यहाँ से जब नीचे गिरेगा तो 70 प्लस ये चल निकाल लो 30, 100 कुछ आ गया, तो 100 आ गया। ऊपर जाने में 2.5 सेकंड टाइम लग चुका था, 100 चलने में इसको टाइम लगेगा अप्रॉक्सीमेटली 100 मीटर चलने में इसको टाइम लगेगा 4.5 के समथिंग, 4.5 के समथिंग, है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4.5 ही क्यों, तो देखो 4 सेकंड में 80 मीटर, हाँ सर 4 सेकंड में 80 मीटर, 5 सेकंड में 125 मीटर, हाँ तो 100 सेकंड में 100 मीटर कितना चलेगा, ऑलमोस्ट 4.5 के आसपास आएगा। तुम नहीं 4 ही मान लो ना, कोई बात नहीं, 4 मान लो, 4.3 मान लो, 4.6 मान लो, कुछ भी मान लो, 5 तो नहीं मान सकते, क्योंकि 5 मीटर में तो 125 मीटर चलता है, ये तो 100 हुआ टोटल जोड़ के। समझने वाले बच्चे समझेंगे बस। तो ये हुआ तुम्हारा टाइम 4 पॉइंट समथिंग और 2 पॉइंट समथिंग, तो 4 2 6 पॉइंट समथिंग। 9 सेकेंड आंसर नहीं जा सकता, क्योंकि ये 5 से ज्यादा होगा नहीं और ये 2.5 है, तो 5 2 7, तो 7 सेकंड से ज्यादा जा नहीं सकता। 5 सेकंड होगा नहीं, क्योंकि 2.5 ये लग चुका है, तो 2.5 ये लगा है, तो 2.5 ये भी लगेगा, है ना। तो 2.5 तो टोटल 5 सेकंड हो गया, तो 5 सेकंड में तो पहुंच ही नहीं पाएगा। अगर मान लो पार्टिकल को 25 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, तो 2.5 जाने का, 2.5 यहां तक आने का, तो यहां तक आने का एक टोटल 5 हो जाएगा, तो ये आंसर होगा नहीं। और यहां 5 सेकंड टोटल लग नहीं सकता, ये 5 सेकंड लग नहीं सकता, क्योंकि 125 मीटर हाइट हो ही नहीं पा रहा, तो ये 5 सेकंड लग ही नहीं सकता, क्योंकि ये 70 है और ये 30-40 है, तो ये 5 सेकंड लग नहीं सकता। ये 2.5 लगा है, तो 5 + 2 7 से ज्यादा होगा नहीं, और 5 से ज्यादा होगा, तो 5 से ज्यादा मतलब ये यहां पे ऊपर जाने का 2.5 सेकंड, तो 3 सेकंड जस्ट तो होगा नहीं, तो ये 7 सेकंड आंसर है। भूल जाओ, तुम स्किप कर दो, तुमको समझ आया तो ठीक, नहीं तो स्किप कर दो, ये कोई जो नेसेसरी चीज नहीं है। 7 सेकंड मैंने सॉल्व कर दिया है, 7 सेकंड मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। आगे चलो। बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट 5 मीटर, टचेस द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस 10 मीटर। अच्छा, इस टावर से जिसका हाइट सिर्फ 5 मीटर है, उससे बॉल को मैंने प्रोजेक्ट किया है हॉरिजॉन्टली, बॉल को प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टली, और ये जहां पे गिरा है वो 10 मीटर है, ठीक है साहब, हुड ऑफ द टावर। देन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडीज, ये पूछा है, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी पूछा है। कैसे करेंगे सवाल को, बड़ा आसान, सुनना ध्यान से। सर एक बात बताओ, इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो तो सिंपल होता है, √2h/g। हाँ, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चाहे तुम जितनी मर्जी से फेंक लो, इसका टाइम फ्लाइट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा नहीं। हाइट 5 मीटर है, तो रख दो यहाँ पे, 1 सेकंड आना है वैसे तो, 2 × 5 / 10, 10/10 1 सेकंड, और ये टोटल 10 मीटर चला है, डिस्टेंस हमें पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पता है, तो रेंज बराबर होता है x एक्सिस की वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज तुम्हें 10 पता है, x एक्सिस वेलोसिटी रहने दो, जितना x में दिया है, टाइम फ्लाइट 1 आ गया, तो ux = 10 मीटर पर सेकंड इज अ करेक्ट आंसर। कितना आसान है, x और y को अलग अलग करके बस सोचना था, x और y को अलग अलग करके बस सोचना था। अब मैंने कुछ ट्रू एंड फॉल्स वाले सवाल लिया है, ऐसे ही कंसेप्चुअली बहुत सारे सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, तो हमारे कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। अ बॉडी x is dropped from the top of a tower. At the same time, another body y, ये दो बॉडी x and y बॉडी है, another body was thrown horizontally from the same position with velocity u. Both body thrown horizontally with velocity u. Both body will reach the ground at the same time. It's true. Why it is true? क्योंकि time of flight does not depends on velocity
गिवन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, गिवन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी गिवन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ड्रॉप करना मतलब वर्टिकली वेलोसिटी जीरो है, और हॉरिजॉन्टल फेंकना में भी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है। नेक्स्ट देखिएगा, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम height h with horizontal velocity u, then range of the particle is u into root under 2h by g। क्या सही है? yes true। हाइट को कैपिटल h लिख दो, ट्रू। क्यों? प्रोजेक्टेड फ्रॉम हाइट h with horizontal velocity u, horizontal velocity u से प्रोजेक्ट किया, तो इसका रेंज देखोगे मतलब एक्स एक्सिस में कितना आगे गया है, तो रेंज होता है एक्स एक्सिस की वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट होगा रूट अंडर 2h by g, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। At the highest point of the path of particle speed is zero, wrong। in projectile motion लिख देता हूं, in projectile motion, in projectile motion, projectile motion। बच्चे यहां पे गलती कर लेते हैं, wrong है, false है। क्यों false है? स्पीड मिनिमम होता है, स्पीड इज मिनिमम एट हाईएस्ट पॉइंट, स्पीड इज मिनिमम एट हाईएस्ट पॉइंट। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन इज जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट, यस ट्रू। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन इज जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट, नो फॉल्स। क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसी भी तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन में जितना तुम दोगे उतना कांस्टेंट रहेगा, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होता है। यहां पे एक सवाल और ले लिया मैंने, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज, है ना। सबसे पहले ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा हमने, हाइट से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का केस पढ़ा। ये हाइट से मैंने 10 मीटर पर सेकंड से ऐसे प्रोजेक्ट किया है। अब अच्छे से देखना बेटा, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? वर्टिकल कंपोनेंट होगा u sin 30, u बोलो 10 और sin 30 हाफ मतलब 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहां पे आप ओरिजिन मान लो 0,0, ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव निगेटिव मान लेते हैं। सर अभी भी निगेटिव क्यों मान रहा हूं? क्योंकि फाइनली ऑब्जेक्ट को इस पाथ को ट्रेवल करके पहुंचना यहां है, इस पॉइंट से फेंका, इस पॉइंट पे पहुंचा। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा? क्योंकि मैं इक्वेशन ऑफ मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में लगा के ही टाइम ऑफ फ्लाइट निकालता आया हूं हमेशा से, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 100, क्योंकि ऊपर गया फिर नीचे आया, तो यहां से यहां के बीच में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना? 100 मीटर। इसलिए मैंने नीचे पॉजिटिव लिया है। ऊपर वेलोसिटी है तो ये माइनस हो जाएगा, -5t ut माइनस 5t प्लस हाफ g की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर, तो ये बनेगा 5t स्क्वायर, ये बनेगा 5t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 100 इज इक्वल टू 0। 5 से 5 कैंसिल कर दो, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, 5 से कैंसिल किया ना, माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4t माइनस 20 इज इक्वल टू 0। बहुत सही बेटा, तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। आगे दो लाइन तुम खुद भी कर लो ना, 5 सेकेंड, तो कोई बात नहीं, इसी तरीके से आप सॉल्व कर लेना। सर रेंज क्या होगा? तो रेंज के लिए आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोशन कंसीडर करोगे। रेंज हमेशा होता है x की वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। x की वेलोसिटी बोलो कितनी है? सर x की वेलोसिटी होगी ux होगा आपका v cos 30, है ना, cos 30, तो v 10 cos 30, तो ये हो जाएगा तुम्हारा cos 30 होता है √3/2, ये कैंसिल होगा 5√3, तो x की वेलोसिटी हो गई 5√3 और टाइम ऑफ फ्लाइट अभी निकाला हमने 5 सेकेंड, तो ये हो गया 25√3 मीटर इज योर रेंज। ठीक है बेटा, ये केस भी हमने देख लिया। एक एससीबी में जोरदार सवाल है, ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, देखते हैं। फाइंड मिनिमम वेलोसिटी सो दैट बॉल विल फॉल्स ऑन अ nth स्टेयर। कभी सीढ़ियों पे बैठ के बॉल खेला होगा तुमने, सीढ़ियों पे बैठ के बॉल खेला होगा, है ना। मान लो सीढ़ी के नीचे तुम्हारा छोटा भाई बैठ गया, तुम ऊपर बैठो, तुम ऊपर से फेंक रहे हो, नीचे से ऊपर फेंकना। तो ऐसा कोई सवाल है कि सीढ़ी है, ये बना हुआ स्टेयर्स है, स्टेयर्स की हाइट है a, विड्थ है b, हाइट है a और विड्थ है b, ये कोई nth स्टेयर्स है। बॉल को हॉरिजॉन्टली मैंने यहां से फर्स्ट स्टेयर से मैंने फेंका, फर्स्ट स्टेयर से इस तरह के पाथ फॉलो करके वो nth पे टकरा है। तो बोला है फाइंड मिनिमम वेलोसिटी सो दैट इट विल फॉल ऑन nth स्टेयर्स। मिनिमम वेलोसिटी में कितना दूं कि nth स्टेयर्स पे जाके वो गिरे। nth स्टेयर्स यहां, ये फर्स्ट स्टेयर हो गया यहां तक, ये सेकेंड हो गया, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इसी तरीके से बहुत सारे स्टेयर्स बने। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैंने प्रोजेक्ट किया है। तो सबसे जोरदार बात यह है
कितना मैक्सिमम हाइट इसको ट्रेवल करना है वही टाइम ऑफ फ्लाइट डिसाइड करेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा सर? टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा रूट अंडर 2h/g, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया है मैंने, वर्टिकल वेलोसिटी तो दिया नहीं है। और टाइम फ्लाइट में हाइट लेना, हाइट कितना लूं? तो एक स्टेयर की हाइट a है, तो दूसरे स्टेयर की हाइट कितनी होगी? 2a, 3a, 4a। nth स्टेयर पे गिरना है तो टोटल हाइट कितना ले? ध्यान से सोच के बताओ, टोटल हाइट कितना ले? तो टोटल हाइट कितना चला है? सुनो, यहां पे एक लॉजिक होता है कि nth स्टेयर पे टकराना है ना, तो n मत लो, n-1 लो। सर क्यों? क्योंकि वेलोसिटी मिनिमम पूछी है। मिनिमम का मतलब है कि मान लो 5th स्टेयर पे तुम्हें फेंकना है, तो 4th को क्रॉस करा दोगे तो 5th पे तो पहुंच ही जाएगा ना। जैसे मान लो ये स्टेयर्स बनाया मैंने, सॉरी ये पहला स्टेयर्स बनाया, ये पहला स्टेयर्स बनाया, ये दूसरा बनाया, ये तीसरा बनाया, ये चौथा बनाया। मैं तुमसे बोलता हूं कि मैं कितनी मिनिमम वेलोसिटी दूं कि सेकेंड स्टेयर्स पे पहुंच जाए, तो मुझे मिनिमम वेलोसिटी इतना देने की जरूरत है। एक स्टेयर्स को जस्ट क्रॉस कर जाए तो सेकंड पे तो जाके गिरेगा। अच्छा बताओ कितनी मिनिमम वेलोसिटी दूं कि थर्ड स्टेयर्स पे चला जाए? तो थर्ड स्टेयर्स जाने का मतलब एक ये भी हो सकता है और एक ये भी हो सकता है, दोनों ही थर्ड स्टेयर्स पे गए। थर्ड स्टेयर्स पे पहुंचने का, यहां भी पहुंचे, जस्ट इसको क्रॉस कर जाए तो थर्ड पे पहुंच जाएगा, और यहां से यहां तक थर्ड ही है। तो मेरा अल्टीमेट गोल क्या है? मेरा अल्टीमेट गोल है कि यहां पहुंच जाए बस। तो बोलेगा ना nth, तो तुम्हें ओह सॉरी बोलेगा nth, तो तुम्हें n नहीं लेना, तुम्हें n से एक कम लेना है। तो जो हाइट होगी ना, हाइट होगी तुम्हारी na नहीं, n-1a। क्या लिखेंगे यहां पे? हाइट रूट अंडर, अभी हाइट को अच्छी रहने दो, कोई बात नहीं। रेंज r बराबर x की वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ लाइट। रेंज को क्या लोगे बताओ? तो रेंज को जस्ट nth पे पहुंचना है तो n-1 को क्रॉस करा दूंगा, तो n-1 इंटू b बराबर x की वेलोसिटी u इंटू टाइम फ्लाइट को रखो 2n-1 इंटू a बटा g, ये लिखो। अभी रूट उधर चला जाएगा क्योंकि हमें क्या चाहिए? u चाहिए था बस, तो हमें u निकालना ना बेटा, u निकालना, तो इसको उधर ले जाओ। तो इसको उधर ले जाओगे तो u मिनिमम, g ऊपर चला जाएगा एज इट इज, ठीक है। ये तुम्हारा रूट अंडर है ना, ये भी रूट के अंदर है, तो ऐसे जाएगा g डिवाइडेड बाई 2n-1 इंटू a, और वो बाहर में है n-1 इंटू b, n-1 इंटू b। यहां पे बस लॉजिक यही देखना है कि n-1 लेना है। nth स्टेप पे भेजने के लिए मिनिमम वेलोसिटी पूछा है। सिर्फ वेलोसिटी पूछता तो n भी ले लेते, लेकिन मिनिमम पूछा है बेटा, सिर्फ वेलोसिटी पूछना, सिर्फ वेलोसिटी। तो आप रेंज को लो na, है ना, और हाइट को लो हाइट को लो na, हाइट को क्या लोगे? na, और रेंज को क्या लोगे? यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी होगी? एक स्टेयर की डिस्टेंस b, दूसरे की भी, तीसरे की भी, चौथे की भी, तो n भी, लेकिन n-1 भी लो। मिनिमम पूछा है तो n-1 भी लेंगे, ठीक है ना। मिनिमम समझ गए बेटा? देखो मैं फिर से समझाता हूं, अगर आपको सेकंड स्टेज पे जाना है, देखो मिनिमम वेलोसिटी पूछने का क्या रीजन होता है। अगर मान लो तुम्हें ऐसा स्टेयर्स बना है, तुम्हें बॉल को यहां से फेंका, ये स्टेयर्स बना ऐसे, ये स्टेयर्स बना है, हैंग कर गया, एक मिनट बस, हाँ आ गया। तुम्हें थर्ड पे पहुंचाना है, तो थर्ड पे पहुंचाने के दो रास्ते हैं, दो तरीके से पहुंचा जा सकता है, एक ऐसे मिनिमम से और एक मैक्सिमम से। तो उसमें कोई भी वेलोसिटी पूछे ना, कोई भी सिंपल वेलोसिटी पूछे तो n को थर्ड लो, लेकिन मिनिमम वेलोसिटी पूछे तो मिनिमम पाथ ये होगा बस, ठीक है बेटा, मिनिमम पूछ रहा है, ठीक है। तो सुनो सर ये तो लिख लिया, लेकिन अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये रूट के बाहर है n-1, इसको रूट के अंदर ले जाओगे तो n-1 का होल स्क्वायर जाएगा, ये n-1 है, तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा रूट अंडर g बटा 2a, b को भी अंदर ले जाओगे तो b स्क्वायर इंटू n-1, है ना। ये आ जाएगा तुम्हारा वेलोसिटी। वेलोसिटी वेलोसिटी वेलोसिटी, हाँ सही है एकदम। डायमेंशन चेक कर रहा था मैं, तुम यहां से डायमेंशन से भी खेल जाओगे। अगर एग्जाम में ये सवाल आया ना तो डायमेंशन से खेल जाओगे, डायमेंशन चेक कर लेना, डायमेंशन सही है। ए की एक लेंथ है, विड्थ है, तो उसका डायमेंशन होगा मीटर में, बी भी मीटर में होगा, है ना। इस तरीके से डायमेंशन से खेल सकते हो। अच्छा मैंने सर्सन रीजन भी लिया आज, ये कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए लिया, इसका और कोई मकसद नहीं है। टू बॉडी ऑफ डिफरेंट मासेज आर प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विथ डिफरेंट स्पीड, है ना, विथ डिफरेंट स्पीड।
they reach the ground simultaneously. Two body of different mass are projected horizontally with different speed. Different mass, different speed. तो ना तो टाइम ऑफ फ्लाइट मास पे डिपेंड करता है, ना टाइम ऑफ फ्लाइट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है. रीजन इसका दिखा है, फॉर बोथ बॉडी द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो. वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी जीरो. एकदम रिसर्शन और रीजन दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. यही तो एक्सप्लेनेशन है कि both body the vertical component of initial velocity is zero. And vertical component of initial velocity अगर जीरो हो गया, तुम एक को u से फेंक रहे हो और एक को v से फेंक रहे हो, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी तुम जीरो ही लेंगे. और टाइम ऑफ फ्लाइट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन वर्टिकल वेलोसिटी. ठीक है. मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल डज नॉट अफेक्ट द मैक्सिमम हाइट. यस. हेवियर द बॉडी ग्रेटर इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट. ये दोनों अलग बात है. घबराना मत बेटा, एसेशन रीजन अब एग्जाम में नहीं आता, बस मैंने ऐसे ही लिया है. एसेशन रीजन चाहो तो तुम मिटा दो क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगा, बस कंसेप्ट समझने के लिए मैंने ये सवाल लिए. अब देखो, दो स्टेटमेंट समझ लो तुम. तो दो स्टेटमेंट समझ लो. दो स्टेटमेंट है, उसको ट्रू फॉल्स लिखना है. तुम ये समझ लो, बहुत है. एसेशन रीजन अब किसी भी एग्जाम में नहीं आते. दो स्टेटमेंट है, इसको ट्रू और फॉल्स कर लेते हैं. मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल डज नॉट अफेक्ट द मैक्सिमम हाइट. यस, ट्रू. ये क्या है? ट्रू है. ये क्या है बेटा? ट्रू है. क्योंकि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g. इसमें मास कहीं नहीं आ रहा. हेवियर द बॉडी ग्रेटर द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट. सही बात है यार, जितना हेवी ऑब्जेक्ट होगा उसमें ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे आपको उसको प्रोजेक्ट करने के लिए. ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना? ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. सही बात है, भारी ऑब्जेक्ट है तो उसको फेंकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. ये भी ट्रू है. ये भी क्या है? ट्रू है स्टेटमेंट. लेकिन दोनों का कोई रिलेशन ऐसे नहीं है. When body is dropped or thrown horizontally from the same height, it would reach the ground at the same time. ऐसे सवाल मैंने ट्रू फॉल्स में करा दिए, न्यूमेरिकल भी आपको करा दिए, कोई खास बात नहीं है. उठा देते हैं सवाल, है ना? अब आते हैं जो होमवर्क मैंने आपको दिया था. होमवर्क क्या दिया था कि x इज इक्वल टू t माइनस 2 का होल स्क्वायर, देन फाइंड डिस्टेंस इन 3 सेकेंड. ऐसा कुछ दिया था. देखो बेटा, सबसे पहले पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना बहुत आसान है. फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. पार्टिकल अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर रहा है, नहीं कर रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है. हम फाइनल टाइम पे, जैसे 3 सेकेंड फाइनल टाइम हो गया, इनिशियल टाइम पे पोजीशन निकालेंगे, उसको घटा देंगे, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा. लेकिन डिस्टेंस चेंज इन पोजीशन नहीं होता. डिस्टेंस होता है टोटल पाथ का लेंथ. तो सर ऐसे सवाल में तो दिक्कत हो जाएगी. नहीं होगी, मैं हूं ना. सबसे पहले होल स्क्वायर खोल लो. तो x इज इक्वल टू होगा टी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना? तो 2a की वैल्यू t और b की वैल्यू माइनस टी, तो ये हो जाएगा -4t प्लस 4, ये आएगा. अब इसको डिफरेंशिएट करो. तो डिफरेंशिएट करोगे आप, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2t माइनस 4. तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब आ रहा देख लो. तो ऑब्जेक्ट विल comes to at rest जब वेलोसिटी को आप जीरो रखेंगे. तो 0 इज इक्वल टू 2t माइनस 4. तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड. मतलब 2 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट रेस्ट में आएगा. 2 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट का कहां पे आ जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा. और हमें डिस्टेंस 3 सेकेंड तक पूछा है. तो इसका एक मेथड ये है कि फाइनल पोजीशन आप निकाल ले 0 पे, फिर आप पोजीशन निकाल लें t इज इक्वल टू 2 पे, जहां पे ऑब्जेक्ट रेस्ट में है. फिर पोजीशन निकाल लें आप t इज इक्वल टू 3 पे, और 3 पार्ट से सवाल को सॉल्व करें. ठीक है ना? एक तरीका ये है, जबकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग और लेंदी कैलकुलेशन वाइज है. तो सर आप कैसे कर सकते हो? तो मैं एक तरीका आपको बताता हूं. वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ही तो बताता है. इसी ऑब्जेक्ट को जो मैंने क्वेश्चन में दिया था उसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आ गई. v टाइम के साथ एकदम लीनियर है. इस रिलेशन में v को अगर y एक्सिस पे पुट कर दो और x एक्सिस पे टाइम को पुट कर दो, इस इक्वेशन को कंपेयर करो y बराबर mx प्लस c से. तो बताओ इंटरसेप्ट क्या है? सर इंटरसेप्ट है v वर्सेस t का. बेटा मैंने स्ट्रेट लाइन में ग्राफ प्लॉट करना बहुत अच्छे से सिखाया था. तो इसको ग्राफ प्लॉट करोगे तो -4 से ग्राफ शुरू होगा, यहां से -4 से, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा. एग्जैक्टली कट कब करेगा? तो बताओ वेलोसिटी कब जीरो होगा? टाइम को जीरो रखो, सॉरी टाइम को जीरो रखो तो वेलोसिटी -4 है. देखो टाइम को जीरो का वेलोसिटी -4 है. टाइम को 2 रखोगे तो 2 दूना 4 -4. देखो यहाँ पे वैसे भी 2 सेकंड में वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पे 2 आ जाएगा. और हमें 3 सेकंड तक देखना है, तो 3 सेकंड रख दो, टाइम को 3 रख दो, देख लो वेलोसिटी क्या रहा है. टाइम को 3 रखोगे,
टाइम को यहाँ पे 3 पुट करा तो 3 मल्टीप्लाई टू 6 माइनस 4 2 आ गया। देखो कितना आसान है कि यहाँ पे 2 आना है। 3 सेकंड। अब इस टोटल ग्राफ का एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया निकाल के ऐड कर दो, डिस्टेंस आ जाएगा। ये एरिया बोलो कितना होगा, तो ये एरिया होगा बेटा हाफ इंटू बेस हो गया 2 और हाइट हो गया 4, तो ये आएगा 4 मीटर। और ये एरिया देखोगे तो ये एरिया हो जाएगा बेटा हाफ, 2 से 3 तक बेस हो गया 1 और हाइट हो गया 2, 2 से 2 कटेगा 1 मीटर। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा 3 मीटर और डिस्टेंस आएगा वो आएगा 5 मीटर। बहुत मुश्किल सवाल है, ऐसे सवाल नीट में आज तक नहीं पूछे गए, लेकिन हमको करना आना चाहिए। और देखो कोई खास नंबर ये भी हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना था कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t-4 आ गया, तो हमें पता है कि 2 सेकंड पे ऑब्जेक्ट रुक रहा है। और वीटी ग्राफ आप क्यों नहीं बना सकते बेटा, ये रहा तुम्हारा वेलोसिटी जिसको आपने y एक्सिस से प्लॉट किया, तो ये हो गया y बराबर mx, x को x एक्सिस पे आपने टाइम प्लॉट किया -c। तो स्लोप देख लो, इंटरसेप्ट देख लो, इसको रीयूज करो। इंटरसेप्ट -4 है, स्लोप पॉजिटिव है, तो x एक्सिस तरफ झुका होगा। और देख लिया हमने वेलोसिटी कब 0 हो रहा है, तो देखो यहाँ पे टाइम को 2 रखोगे, 2 मल्टीप्लाई 2 4 -4, वेलोसिटी यहाँ पे 2 सेकंड पे 0 दे रहा है। और हमें कहां तक एनालिसिस करना है, 3 सेकंड तक। तो टाइम को हमने 3 सेकंड पुट करके देख लिया वेलोसिटी कितना आ रहा है, क्योंकि हमें वाइट कोऑर्डिनेट चाहिए। तो यहाँ पे 3 सेकंड पुट करा, 3 मल्टीप्लाई टू 6 माइनस 4 2 आया, तो 2 आया। और इस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर दिया, बात खत्म। अब भी तुम्हें ये लाइन नहीं बनाना पड़ा, ऐसा लाइन बना के सॉल्व करते हैं लोग। यहां से यहां गया, फिर रुका, फिर यहां आया, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये पूरा डिस्टेंस हो गया। तुम्हें 3 पोजीशन अलग अलग निकालने पड़ेंगे। और ये ग्राफ बनाओ, तुम्हें सब मिल गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों दिख गया। ये निगेटिव है इसलिए इसको सब्ट्रैक्ट किया, और डिस्टेंस कभी निगेटिव में नहीं होता, इसलिए हमने दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। बताइए जोरदार तरीके से समझ आया कि नहीं है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के डीपीपी बहुत अच्छे सॉल्व कर लीजिएगा। हमने प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट कर लिया, अब रिलेटिव मोशन इन 2D स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।